औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने, जो लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर था, उसके अंदर भी हम लोगों ने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे जो है वो लेके हम लोग चले और मज़ीद जो है हम कॉन्सेप्ट्स हमने रिलेटेड टू इनहेरिटेंस जो है वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर भी हम इनहेरिटेंस को मज़ीद आगे लेके चलेंगे और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन उससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, आप लोगों से हमेशा की तरह एज़ यूजुअल कुछ रिक्वेस्ट मैंने करनी है। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन से ये होता है कि मैं जो एफर्ट्स लगा रहा होता हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से लेके इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करने तक, तो आप मेरी उन एफर्ट्स को एक तरह से अप्रिशिएट कर रहे होते हैं जब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्रिप्शन से ये भी होगा कि जो भी फ्यूचर के अंदर इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड होगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको आज की पसंद आए, आप इसको लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, इसको आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, इसको अगर आप कमेंट्स इस पे आप करना चाहें तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सो लेट्स बिगिन टुडेस लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की जो पीपीटी स्लाइड्स हैं मैं उनको ओपन कर लेता हूं और ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। बेसिकली वीक नंबर 6 का फर्स्ट लेक्चर है हमारा। इससे पहले हमारे 5 वीक्स गुजर चुके हैं और 5 वीक्स के हम लोगों ने 5 वीक्स के अंदर टोटल हमारे जो हैं वो 20 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा 21st लेक्चर है। कॉम्प 106 आपके कोर्स का टाइटल है, सॉरी कोर्स का कोड है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 1 इज टाइटल ऑफ द कोर्स एंड इट इज लेक्चर नंबर 17। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसको ऑब्वियसली हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे आगे चल के इसी कोर्स के अंदर। हम लोगों ने देखा डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक, प्राइवेट एंड ऑब्वियसली द प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। डिफरेंस कम्स व्हेन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास। फिर हम लोगों ने लेवल ऑफ इनहेरिटेंस देखा कि मल्टीपल लेवल की आपकी इनहेरिटेंस हो सकती है, ठीक है। यानी कि आपकी एक क्लास जो है वो डिराइव क्लास जो है वो उसकी पेरेंट क्लास की भी मजीद पेरेंट क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने लेवल ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था। जैसे लेट सपोज आपके पास एक यहाँ पे क्लास ए है, फिर उसके बाद आपकी जो क्लास बी है वो क्लास ए से इनहेरिट हो रही है, क्लास बी जो है वो क्लास ए की चाइल्ड क्लास है। इसी तरीके से क्लास सी जो है वो क्लास बी की चाइल्ड क्लास है। यानी कि इस हायरार्की के अंदर आपके पास 3 लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस है। ये पहले लेवल पे क्लास ए है, दूसरे लेवल पे क्लास बी है, तीसरे लेवल के ऊपर आपकी क्लास सी है। ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास सी कैन एक्सेस द पब्लिक मेंबर्स ऑफ क्लास बी एंड ए। आपकी जो क्लास सी है इसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्लास बी के और क्लास ए के जो पब्लिक मेंबर फंक्शंस होंगे और जो पब्लिक डेटा मेंबर होगा उसको वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकेगा बाय द डॉट ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस हो रही है वो पब्लिक इनहेरिटेंस हो रही है इस लेवल पे भी और इससे ऊपर वाले लेवल के ऊपर भी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस का। एग्जाम्पल प्रोग्राम हम उसके अंदर देखेंगे एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट क्लास, जो हम हायरार्की लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे थे उसी हायरार्की के अंदर हम स्टूडेंट की क्लास ऐड कर लेंगे। वैसे इसका नाम जो है वो स्टूडेंट अप्रोप्रिएट नहीं है, इसका नाम होना चाहिए एजुकेशनल इन्फो। तो मैं इसका नाम जो है ना, जब हम कोड कर रहे होंगे तो मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा। फिर हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स की क्या सिचुएशन होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में। बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस होती क्या है? इनहेरिटेंस दो तरह की होती है, एक होती है सिंगल इनहेरिटेंस और एक होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस है जिसमें एक जो आपकी डिराइव्ड क्लास होती है, जो आपकी जो चाइल्ड क्लास होती है ना, उसकी एक ही पेरेंट क्लास हो, तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। और सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। आई अपोलोजाइज। मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये होता है कि आपकी जो एक चाइल्ड क्लास है, यानी कि एक जो डिराइव क्लास है, उसकी ना एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस हो, यानी कि वो एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस से डिराइव हुई हुई हो, तो इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर की सिचुएशन देखी थी कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इन केस ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, और आज हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्रामिंग एग्जांपल
कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में जो है वो कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बिहेव करेगा अगर हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि वो क्लास जो कि दो या दो से ज़्यादा क्लासेस से डिराइव हुई हो, जिसकी एक से ज़्यादा पेरेंट क्लासेस हों, तो उस सिचुएशन के अंदर अगर हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर किस किस क्लासेस का कॉल होगा, इसके ऊपर हम ऑब्वियसली एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे। फिर आपको जो है एक प्रॉब्लम आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में जिसको कहते हैं एम्बिग्विटी प्रॉब्लम। तो इसको भी हम प्रोग्रामेटिक एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको एम्बिग्विटी प्रॉब्लम भी कहा जाता है और बाज केसेस में इसको, बाज बुक्स में इसको डायमंड प्रॉब्लम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि एम्बिग्विटी जो है, एम्बिग्विटी प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है एक और कॉन्सेप्ट डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है कि जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हम किसी क्लास का ऑलरेडी अगर पहले से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उस ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो, अगर हमने कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर नहीं बनाया हुआ, प्रोग्रामर ने अगर नहीं बनाया हुआ, तो कंपाइलर आपके लिए एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो खुद से बना देगा। तो वी विल डिस्कस द डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड द कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली, ठीक है। और आखिर में हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करेंगे, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात करेंगे और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द न्यू ऑपरेटर, और ऑब्जेक्ट्स को हम डिलीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिलीट ऑपरेटर। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग अपनी एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा स्ट्रिंग की क्लास, और इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे और उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि इसमें किस 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 किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है। एंड ऑब्वियसली उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, क्योंकि डायनामिकली जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो थ्रू पॉइंटर्स बनते हैं, ठीक है। तो पॉइंटर्स के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और इसके बाद हम आखिर में जो लास्ट टॉपिक हम देखेंगे, प्रोबेबली आई गेस दिस इज द लास्ट टॉपिक, जिसमें हम अरे ऑफ पॉइंटर्स बनाएंगे, यानी कि एक अरे होगी जिसके अंदर पॉइंटर्स होंगे और वो जो पॉइंटर्स होंगे उस अरे के अंदर वो हर एक पॉइंटर जो है ना वो डायनामिकली क्रिएटेड किसी ना किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और फिर उस अरे अरे के अंदर, अरे के लोकेशन के अंदर मौजूद जो पॉइंटर्स होंगे, उन पॉइंटर्स के थ्रू हम उन ऑब्जेक्ट्स के मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर रहे होंगे जिन ऑब्जेक्ट्स को आपके वो पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम ये चीज इसमें डिस्कस करेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस, अ क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। कि एक क्लास जो है, डिराइव्ड क्लास जो है, जो चाइल्ड क्लास है आपकी, अगर उसकी एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस हो, अगर उसकी एक से ज्यादा बेस क्लासेस हो, अगर एक सब क्लास की एक से ज्यादा सुपर क्लासेस हो, तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्लास है, क्लास ए, उसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, क्लास बी, उसके अंदर भी कुछ कोडिंग लिखी हुई है, और आपके पास एक क्लास है क्लास सी, और आगे आपने लिखा है कोलन पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी। मींस कि जो क्लास सी है ना, ये बी क्लास की भी चाइल्ड क्लास है और ये ए क्लास की भी चाइल्ड क्लास है, यानी कि क्लास सी जो है ये बी क्लास से भी डिराइव हुई हुई है और ए क्लास से भी डिराइव हुई हुई है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। और डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये आपके पास जो है यूएमएल की एक डायग्राम है, जो कि आपको ये इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर या जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो आपको शो करके दे रही है डायग्रामेटिकली। ये जो बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये आपकी क्लास का नाम है, ये क्लास ए है, ये आपकी क्लास बी है, और ये जो एरोज जो कि क्लास ए की तरफ जो एरो पॉइंट हो रहा है और क्लास बी की तरफ जो एरो पॉइंट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना आपकी क्लास ए, ये पेरेंट क्लास है, क्लास बी आपकी पेरेंट क्लास है, और किस क्लास की पेरेंट क्लास है जी, ये आपकी क्लास सी की पेरेंट क्लास है, ठीक है। ये इनहेरिटेंस हायरार्की जो है ना उसको शो करने का तरीका है यूएमएल के अंदर, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर। इनहेरिटेंस हायरार्की को हम इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। ओके जी। तो सपोज करें कि वी नीड टू रिकॉर्ड द एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑफ सम ऑफ द एम्प्लॉयज इन द एम्प्लॉय प्रोग्राम। हम जो है कुछ एम्प्लॉयज की, अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक क्लास हायरार्की बनाई थी जिसमें हमारे पास ना एक एम्प्लॉय की क्लास थी जो कि पेरेंट क्लास थी, और उसकी कुछ चाइल्ड क्लासेस थी, जैसे कि हमने क्लास बनाई उसकी चाइल्ड क्लास मैनेजर की क्लास, साइंटिस्ट की क्लास और लेबर की क्लास, ठीक है। तो लेबर के लिए तो आपको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन या एजुकेशनल डिटेल स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आपको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल स्टोर करने की जरूरत है फॉर द साइंटिस्ट क्लास या उसके ऑब्जेक्ट्स के लिए, और जो मैनेजर की जो क्लास है उसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके लिए हम एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो है वो स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो इन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड अ क्लास स्टूडेंट दैट मॉडल्स स्टूडेंट्स विद डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, ठीक है।
हो सकता है आप लोगों ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट पहले से बनाया हुआ हो जिसके अंदर आपने क्लास ऑलरेडी बनाई हुई हो, स्टूडेंट की क्लास, जो कि रियल वर्ल्ड स्टूडेंट्स को मॉडल कर रहा हो और उनके डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स को, यानी कि उन्होंने जो डिग्री अर्न की हुई है उसकी डिटेल, उन्होंने जो जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री अर्न की हुई है उसकी डिटेल, हो सकता है आप लोगों ने ऐसी क्लास अगर पहले बनाई भी हो, तो बजाय इसके कि हम नए सिरे से क्लास बनाएं, या बजाय इसके कि हम लोग अपने मैनेजर की क्लास को मॉडिफाई करें, या अपनी जो आपकी जो क्लास है साइंटिस्ट की क्लास हम उसको मॉडिफाई करें, हम इसी क्लास को स्टूडेंट की क्लास को यूज कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे, और स्टूडेंट की क्लास को हम कहेंगे कि जी आप जो है वो मैनेजर और साइंटिस्ट की क्लास के की पेरेंट क्लास बन जाए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग द एम्प्लॉय क्लास टू इनकॉर्पोरेट द एजुकेशनल डेटा, वी विल ऐड दिस डेटा बाय मल्टीपल इनहेरिटेंस फ्रॉम द स्टूडेंट क्लास। यही वाली बात यहां पे भी हो रही है कि बजाय इसके कि आप अपनी एम्प्लॉय क्लास को मॉडिफाई कर लें, या बजाय इसके कि आप अपने मैनेजर की क्लास को या अपनी जो साइंटिस्ट की क्लास है उसको मॉडिफाई कर लें, भाई हम हमारे पास एक ऑलरेडी क्लास मौजूद है, स्टूडेंट नाम की या एजुकेशनल इन्फो नाम की क्लास मौजूद है, हम उसको इनहेरिट कर लेंगे। यानी कि आपकी साइंटिस्ट की क्लास और आपकी मैनेजर की क्लास जो है वो स्टूडेंट स्टूडेंट नामी क्लास को इनहेरिट कर लेगी। द स्टूडेंट क्लास स्टोर्स द नेम ऑफ द स्कूल और यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड एंड द हाईएस्ट डिग्री रिसीव्ड। जो स्टूडेंट की जो क्लास है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो 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 आपने लास्ट जो स्कूल या यूनिवर्सिटी आपने जो अटेंड की थी उसकी उसकी डिटेल, यानी कि उसका नाम स्टोर हुआ हुआ होगा, उसके लिए एक डेटा मेंबर होगा। और जो हाईएस्ट डिग्री आपने जो रिसीव की है, लास्ट डिग्री विच यू हैव अर्नड, उसकी डिटेल, यानी कि वो एमएस डिग्री है, पीएचडी डिग्री है, मास्टर्स है, बीएससी है, व्हाटएवर, तो उसकी डिटेल स्टोर करने के लिए हमारे पास एक डेटा मेंबर होगा स्टूडेंट क्लास में। लेकिन ये इसका नाम मैं दोबारा बता दूं कि इसका नाम मैं स्टूडेंट नहीं रखूंगा, क्योंकि स्टूडेंट क्लास के अंदर तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि उसका नाम, उसकी आईडी, उसका रोल नंबर, उसका सीजीपीए, उसका करंट सेमेस्टर। तो मैं इसका नाम रखूंगा इस क्लास का एजुकेशनल इन्फो या एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट टू एवरी क्लास ऑफ द एम्प्लॉय, कि एजुकेशनल इंफॉर्मेशन स्टोर करना हर एक एम्प्लॉय क्लास की जो चाइल्ड क्लासेस है उनके लिए जरूरी नहीं है। यानी कि आपकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो है वो लेबरर की जो क्लास है, देखें यहां पे अब आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी एक एम्प्लॉय की क्लास है, इस एम्प्लॉय की क्लास की ना एक चाइल्ड क्लास है मैनेजर की क्लास, एक चाइल्ड क्लास है साइंटिस्ट की क्लास, एक क्लास है इसकी चाइल्ड क्लास लेबरर की क्लास। लेबरर की क्लास के लिए एजुकेशन इन्फो स्टोर करना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि मुझसे ये सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि जी मैनेजर की क्लास और जो साइंटिस्ट की क्लास है ना, इसके अंदर हमने इसका एजुकेशनल इन्फो हमने स्टोर करना है। एजुकेशनल इन्फो में क्या होगा कि जी मैनेजर ने कौन सी यूनिवर्सिटी से, लास्ट यूनिवर्सिटी से डिग्री अर्न की थी, नंबर वन। नंबर टू, मैनेजर ने जो है कौन सी डिग्री अर्न की थी उसकी डिटेल। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे ये दोबारा यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, दिस क्लास विल बी कॉल्ड एज एजुकेशनल इन्फो। तो ये एजुकेशनल इन्फो की जो क्लास होगी ये हम डिराइव कर लेंगे, इसको डिराइव कर लेंगे। और ये मैनेजर की क्लास जो है और साइंटिस्ट की क्लास जो है, इन्होंने मैनेजर और साइंटिस्ट की क्लासेस ने ना सिर्फ एम्प्लॉय क्लास को डिराइव किए हुए बल्कि इसने स्टूडेंट और साइंटिस्ट ने सॉरी मैनेजर और साइंटिस्ट ने इस एजुकेशनल इन्फो, मैं इसको स्टूडेंट क्लास नहीं कहूंगा, मुझे चाहिए था कि मैं इसका नाम चेंज कर देता, बट जल्दी में मैं इसका नाम चेंज करना भूल गया हूं। लेकिन जब हम कोडिंग करेंगे तो इसका मैं इस क्लास का नाम मैं स्टूडेंट नहीं रखूंगा बल्कि इसका नाम मैं रखूंगा एजुकेशनल इन्फो। तो ये एजुकेशनल इन्फो क्लास को भी आपकी मैनेजर और साइंटिस्ट की क्लासेस जो हैं वो डिराइव कर रही होंगी, ठीक है। मिनी प्रोग्राम ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था कि आपके पास एक क्लास है एजुकेशनल इन्फो की, एक क्लास है एम्प्लॉय की, मैनेजर की क्लास जो है वो एम्प्लॉय क्लास से इनहेरिट हो रही है, वो स्टूडेंट क्लास से इनहेरिट हो रही है। साइंटिस्ट की क्लास है वो एम्प्लॉय क्लास से और स्टूडेंट क्लास से इनहेरिट हो रही है। लेकिन लेबरर की जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय क्लास से इनहेरिट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो मैनेजर की क्लास है वो एम्प्लॉय क्लास से प्राइवेटली इनहेरिट हो रही है और स्टूडेंट से भी प्राइवेटली इनहेरिट हो रही है। इसका मतलब ये है कि मैनेजर की जो क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो एम्प्लॉय क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकेगा, ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकेगा। लेकिन आपकी जो क्लास है ना मैनेजर की क्लास, वो आपके एम्प्लॉय क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकती है अपनी क्लास की बॉडी के अंदर, ठीक है। सेम इज द केस विद द साइंटिस्ट की क्लास। तो यहां पे अगर कोड देख लें तो ये वही आपकी एम्प्लॉय की क्लास है जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई थी, ये वही एम्प्लॉय की क्लास है जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बनाई हुई थी, ठीक है। रिपीट कर लेते हैं। कांस्टेंट इंटीजर आपने ये कांस्टेंट डिक्लेयर किया है जिसका नाम है len इज इक्वल टू 80, एम्प्लॉय की क्लास है। इसमें दो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, कैरेक्टर टाइप की एक अरे है जिसका जिसका नाम है हमने रखा है नेम,
और इसकी लेंथ है len, यानी कि इसकी लेंथ है 80। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर है आपका एक जो कि एम्प्लॉय का नंबर स्टोर करेगा। पब्लिक मेंबर फंक्शंस में गेट डेटा है, जब गेट डेटा कॉल करेंगे तो आपसे कहेगा एंटर द लास्ट नेम, आप नेम की वैल्यू इनपुट कर लोगे, फिर आपसे कहेगा एंटर द नंबर यानी कि एम्प्लॉय नंबर, तो आप नंबर की वैल्यू जो भी इनपुट करोगे वो इसके नंबर वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। और फिर पुट डेटा है, यानी कि ये आपको नेम वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू और नंबर वेरिएबल के अंदर डेटा मेंबर में पड़ी हुई वैल्यू आपको डिस्प्ले करके देगा। फिर यहाँ पे कांस्टेंट इंटीजर len इज इक्वल टू 80, ये दोबारा लिखा हुआ है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। क्लास बनाएंगे स्टूडेंट इसका नाम नहीं होगा, दोबारा बता दूं, इसका नाम मैं रख दूंगा एजुकेशनल इन्फो। ठीक है, एजुकेशनल इन्फो। इसके अंदर दो डेटा मेंबर्स हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं। कैरेक्टर टाइप की एक अरे है जिसका नाम है स्कूल, इसमें मैं अपनी स्कूल का नाम इनपुट करूंगा या अपनी यूनिवर्सिटी का नाम इनपुट करूंगा या इसके अंदर मैं अपनी कॉलेज का नाम इनपुट करूंगा। कैरेक्टर टाइप की एक अरे है, डिग्री इसका नाम है, इसके अंदर मैं अपनी जो लास्ट अर्न डिग्री है, जो लास्ट मैंने डिग्री अर्न की है, मैं उसका नाम इसके अंदर स्टोर करूंगा। फिर गेट edu यानी कि गेट एजुकेशनल विल गेट यू द नेम ऑफ द स्कूल, आपसे कहेगा नेम ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेड आप एंटर करो, वो स्कूल नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा इस अरे में। और जो हाईएस्ट डिग्री आपने अर्न की है वो इनपुट कर लो, तो यहाँ पे सी एन में आपने ये जो हाईएस्ट डिग्री है वो इसकी डिग्री वाली अरे के अंदर कैरेक्टर टाइप की जो अरे आपने बनाई है उसमें जाके स्टोर हो जाएगी। पुट edu का फंक्शन जो है कांस्टेंट है ये फंक्शन, और ये आपको जो लास्ट स्कूल आपने जो अटेंड किया उसका नाम डिस्प्ले करके देगा और जो लास्ट डिग्री आपने जो अर्न की है उसका नाम आपको डिस्प्ले करके दे देगा। तो ये आपकी दो पेरेंट क्लासेस हैं, दीज आर टू पेरेंट क्लासेस। ठीक है, एक एम्प्लॉय की क्लास है और एक स्टूडेंट की क्लास है। अब आपने चाइल्ड क्लास बनाई, आपने कहा यार मैनेजर की क्लास है वो एम्प्लॉय क्लास से प्राइवेटली इनहेरिट हो रही है और स्टूडेंट क्लास से भी वो प्राइवेटली इनहेरिट हो रही है। प्राइवेट इनहेरिटेंस का मतलब है कि आपकी मैनेजर क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एम्प्लॉय क्लास के और स्टूडेंट क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकता। जब पब्लिक को नहीं कर सकता तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो मेंबर फंक्शंस हैं आपकी एम्प्लॉय क्लास के अंदर उनको और स्टूडेंट क्लास के अंदर उनको भी इनहेरिट नहीं कर सकता। बल्कि मैंने तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास में भी मैंने कोई प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स नहीं डिक्लेयर किया और स्टूडेंट के अंदर भी मैंने कोई प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स डिक्लेयर नहीं किए। मैनेजर की क्लास के अंदर अब मैनेजर जो है चूंकि एम्प्लॉय और स्टूडेंट से इनहेरिट हो रहा है, तो भाई मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय और स्टूडेंट से इनहेरिट हो रहा है, तो एम्प्लॉय के दो डेटा मेंबर्स और इसके मेंबर फंक्शंस और स्टूडेंट क्लास के दो डेटा मेंबर्स और इसके मेंबर फंक्शंस ये सारे इनहेरिट हो जाएंगे, सारे अवेलेबल होंगे टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द मैनेजर की क्लास। यानी कि मैनेजर की क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर दो डेटा मेंबर्स होंगे, एक का नाम होगा नेम टाइप की अरे, नेम अरे, एक होगा अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम होगा नंबर, एक कैरेक्टर टाइप की अरे होगी जिसका नाम होगा स्कूल, एक कैरेक्टर टाइप की अरे होगी जिसका नाम होगा डिग्री, और दो डेटा मेंबर जिसके अपने होंगे कैरेक्टर टाइप का टाइटल और डबल ड्यूज के अंदर हम जो है वो किसी मैनेजर के ऑब्जेक्ट ने किसी गोल्फ क्लब के ड्यूज की इंफॉर्मेशन हमने इसके अंदर स्टोर करनी है कि उसका कितना बकाया जात है। ठीक है, गेट डेटा के अंदर सबसे पहले हम कॉल करेंगे एम्प्लॉय क्लास का यानी कि पेरेंट क्लास का गेट डेटा फंक्शन। भाई एम्प्लॉय क्लास के जो दो डेटा मेंबर्स हैं, एम्प्लॉय क्लास की जो दो डेटा मेंबर्स हैं नेम और नंबर, वो प्राइवेट है ना, दीज आर प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ द पेरेंट क्लास। तो चाइल्ड क्लास के अंदर यानी कि मैनेजर की क्लास के अंदर जो कि एम्प्लॉय क्लास की चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर तो आप इसके प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे यार चलो ये जो मैनेजर की जो क्लास है इसका जो ऑब्जेक्ट होगा जब वो अपना गेट डेटा फंक्शन कॉल करेगा तो वो गेट डेटा फंक्शन सबसे पहले एम्प्लॉय क्लास का गेट डेटा फंक्शन को कॉल भेजेगा। तो एम्प्लॉय क्लास का जब गेट डेटा फंक्शन चलेगा तो आपको मैसेज देगा एंटर लास्ट नेम, आप नेम की वैल्यू इनपुट करोगे, फिर आपसे कहेगा एंटर नंबर, आप नंबर की वैल्यू इनपुट करोगे, और उसके बाद फिर ये आपको कहेगा कि एंटर टाइटल, टाइटल आपके इस मैनेजर क्लास का खुद का डेटा मेंबर है, आप टाइटल की वैल्यू इनपुट करोगे, फिर आपसे कहेगा एंटर गोल्फ क्लब ड्यूज, और आप यहां पे ड्यूज की जो वैल्यू है वो आप इनपुट करोगे। इसके बाद आपका ये जो मैनेजर की क्लास है ये ना सिर्फ एम्प्लॉय की चाइल्ड क्लास है बल्कि ये तो स्टूडेंट क्लास की भी चाइल्ड क्लास है ना। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर भी दो डेटा मेंबर्स हैं, स्टूडेंट क्लास के अंदर भी दो डेटा मेंबर्स हैं, कैरेक्टर टाइप की एक अरे है जिसका नाम है स्कूल, कैरेक्टर टाइप की एक अरे है जिसका नाम है डिग्री, स्कूल के अंदर लास्ट स्कूल, लास्ट यूनिवर्सिटी, लास्ट कॉलेज जो आपने अटेंड किया था उसका नाम इसमें स्टोर होगा, जो आपने लास्ट डिग्री आपने जो अर्न की थी उसका टाइटल इसके अंदर स्टोर होगा। तो भाई ये तो स्टूडेंट की क्लास जो कि पेरेंट क्लास है, इसकी ये जो कैरेक्टर अरे है स्कूल और कैरेक्टर अरे है ये डिग्री, ये तो प्राइवेट है इसके अंदर। तो जब प्राइवेट है तो आपकी आपकी ये जो ये जो चाइल्ड क्लास है
इसके अंदर आप इन दो डेटा मेंबर्स को, स्कूल और डिग्री को, एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो यहां पे आपने फिर क्या किया, आपने कहा यार गेट डेटा फंक्शन के अंदर ये जो मैनेजर का जो गेट डेटा फंक्शन है, आपने इसके अंदर ना स्टूडेंट क्लास का, वैसे इसका नाम मैं स्टूडेंट नहीं रखूंगा, इसका नाम मैं रखूंगा एजुकेशनल इन्फो, स्टूडेंट क्लास या एजुकेशनल इन्फो का आपने फिर यहां पे कॉल किया गेट ईडीयू का फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है ना, ये वाला फंक्शन, ये आपका चलना शुरू हो जाएगा और आपसे पूछेगा नेम ऑफ योर स्कूल लास्ट अटेंडेड, नेम ऑफ योर हाईएस्ट डिग्री जो आपने अर्न की थी, वो आपसे मांगेगा और इसको स्टोर कर देगा। तो बेसिकली आपकी ये जो मैनेजर की जो क्लास है, इसके अंदर टोटल 6 डेटा मेंबर्स होंगे। दो डेटा मेंबर्स एम्प्लॉय क्लास से इसको इनहेरिट होंगे, दो डेटा मेंबर्स इसको स्टूडेंट क्लास से इनहेरिट होंगे। एम्प्लॉय क्लास के और स्टूडेंट क्लास के डेटा मेंबर्स में वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन जो कि मैनेजर क्लास का है, हम उसके अंदर एम्प्लॉय क्लास का गेट डेटा फंक्शन कॉल कर रहे हैं। स्टूडेंट क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू स्टोर करने के लिए हम स्टूडेंट क्लास का जो मेंबर फंक्शन है गेट ईडीयू, हम ये कॉल कर रहे हैं। और मैनेजर की क्लास के अंदर जो टाइटल और ड्यूज नाम की जो दो डेटा मेंबर्स हैं, उनकी वैल्यू स्टोर करने के लिए हम डायरेक्टली सी आउट स्टेटमेंट लिख के और यहां पे अपने वेरिएबल्स के नाम लिख रहे हैं सी इन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है यूजर से 6 डेटा मेंबर्स की वैल्यूज जो है ना वो स्टोर करवा देंगे। जब भी मैनेजर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा, गेट डेटा फंक्शन को, तो गेट डेटा फंक्शन को जब वो गेट डेटा फंक्शन को जब वो कॉल करेगा, तो बेसिकली वो 6 डेटा मेंबर्स की वैल्यूज हम इसकी वजह से, इस फंक्शन की वजह से स्टोर कर पाएंगे। फिर पुट डेटा है, पुट डेटा जो है वो आपको आपकी जो 6 डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज जो है ना स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले करके देगा, जिसमें एम्प्लॉय क्लास के दो डेटा मेंबर्स हैं, उसकी वैल्यू स्टोर कर उसकी वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए ये पुट डेटा का फंक्शन यूज होगा। तो ऑब्वियसली ये जो पुट डेटा फंक्शन है चलेगा और ये आपको नेम की वैल्यू डिस्प्ले करके देगा, ये आपको एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू डिस्प्ले करके देगा। और फिर उसके बाद जो है आपको ये मैसेज मिलेगा टाइटल और मैनेजर के टाइटल वेरिएबल की वैल्यू और मैनेजर के ड्यूज वेरिएबल की वैल्यू नजर आएगी आपको। और स्टूडेंट क्लास से उसका जो लास्ट स्कूल अटेंडेड है और जो लास्ट डिग्री उसने जो ऑब्टेन की है वो आपको नजर आएगी बाय कॉलिंग द पुट ईडीयू मेथड ऑफ द स्टूडेंट क्लास। लेकिन दोबारा बता दूं, ये नाम इस क्लास का मैं स्टूडेंट नहीं रखूंगा, इस क्लास का नाम मैं एजुकेशनल इन्फो रखूंगा। और ये आपका वो पुट ईडीयू का फंक्शन है जो कि आपको लास्ट स्कूल अटेंडेड की वैल्यू और लास्ट डिग्री अर्न की वैल्यू आपको डिस्प्ले करके देगी। फिर इसके बाद ये साइंटिस्ट की क्लास है और ये भी जो है एम्प्लॉय क्लास से और स्टूडेंट क्लास से इनहेरिट हुई हुई है। साइंटिस्ट की क्लास के अंदर इसका एक डेटा मेंबर है, दो डेटा मेंबर्स एम्प्लॉय क्लास से और दो डेटा मेंबर जो है वो स्टूडेंट क्लास से आपको मिलेंगे। इसका जो गेट डेटा फंक्शन है वो पहले एम्प्लॉय क्लास का गेट डेटा फंक्शन कॉल करेगा ताकि एम्प्लॉय क्लास से जो उसको दो डेटा मेंबर्स इनहेरिट हुए हैं, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय का नेम, उसकी वैल्यू हम गेट कर सकें, स्टोर करवा सकें। फिर ये आपको मैसेज देगा कि एंटर द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, और पब्लिकेशंस की वैल्यू जो है वो इस पब्स नाम के डेटा मेंबर में स्टोर होगी। और उसके बाद जो है हम स्टूडेंट क्लास का गेट ईडीयू फंक्शन कॉल करेंगे ताकि स्टूडेंट क्लास के जो दो डेटा मेंबर्स हैं, लास्ट स्कूल अटेंडेड और लास्ट डिग्री अर्नड, उसकी वैल्यू जो है वो हम गेट करवा सकें। ये आपकी स्टूडेंट की क्लास है और इसका जो गेट ईडीयू फंक्शन है वो चलेगा और आपको नेम ऑफ स्कूल पूछेगा, आप स्कूल की वैल्यू इनपुट करेंगे, आपकी हाईएस्ट डिग्री पूछेगा, आप डिग्री की वैल्यू इनपुट कर लेंगे। फिर इसके बाद ये साइंटिस्ट की क्लास के अंदर जो है वो पुट डेटा का फंक्शन है। ये जो है एम्प्लॉय क्लास का पुट डेटा फंक्शन कॉल करेगा, और एम्प्लॉय क्लास का पुट डेटा फंक्शन जब कॉल होगा तो आपको यहाँ पे नेम की वैल्यू और नंबर, एम्प्लॉय के नंबर की वैल्यू पुट हो जाएगी, नजर आ जाएगी। फिर इसके बाद नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, पब्लिक पब्स वेरिएबल की वैल्यू नजर आ जाएगी। स्टूडेंट क्लास का पुट ईडीयू फंक्शन चलेगा तो आपको स्टूडेंट क्लास के अंदर मौजूद जो एजुकेशनल इन्फो है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से एक आपकी क्लास है लेबरर जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, एम्प्टी मींस कि इसमें कोई कोड नहीं लिखा हुआ है, इसको हमने जस्ट एम्प्लॉय क्लास से इनहेरिट किया हुआ है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमने मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, साइंटिस्ट क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं और लेबरर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। सी आउट स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं एंटर डेटा फॉर मैनेजर वन। तो M1 यानी कि मैनेजर क्लास का ये ऑब्जेक्ट M1, इसका गेट डेटा फंक्शन चलेगा। हम चलते हैं मैनेजर की क्लास के अंदर, ये आपकी मैनेजर की क्लास है, ठीक है। इसका ये गेट डेटा फंक्शन ये वाला चलेगा। ये पहले एम्प्लॉय क्लास के गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा और फिर आपसे कहेगा एंटर टाइटल, एंटर गोल्फ क्लब ड्यूज, और फिर उसके बाद स्टूडेंट क्लास का गेट ईडीयू फंक्शन इसको कॉल करेगा, ईडीयू फंक्शन को गेट ईडीयू को कॉल करेगा आपका ये मैनेजर क्लास का गेट डेटा फंक्शन, ठीक है। प्रोग्राम का आउटपुट मैं यहीं पर ही दिखा देता हूं आपको। आपसे कहेगा एंटर डेटा इन मैनेजर वन, यहां पे ये गेट डेटा फंक्शन चलेगा ऑफ द मैनेजर क्लास डेटा फॉर मैनेजर वन।
M1 डॉट गेट डेटा जो है वो ऑब्वियसली मैनेजर क्लास का जो गेट डेटा फंक्शन है, मैनेजर क्लास का जो गेट डेटा फंक्शन है वो सबसे पहले एम्प्लॉय का गेट डेटा फंक्शन कॉल करेगा। एम्प्लॉय का गेट डेटा फंक्शन जो है वो आपके सामने है। एंटर नेम, नेम की वैल्यू इनपुट करेंगे, एंटर नंबर, नंबर की वैल्यू इनपुट करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखें तो ये आपसे कह रहे हैं एंटर लास्ट नेम, लास्ट नेम इनपुट किया, एंटर नंबर, नंबर भी इनपुट किया। उसके बाद आपसे कह रहे हैं एंटर टाइटल। तो मैनेजर की क्लास के अंदर ना, मैनेजर की क्लास के अंदर टाइटल का डेटा मेंबर है वो आपने लेट्स सपोज इसमें लिखा वाइस प्रेसिडेंट, तो वो टाइटल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट इनपुट कर देगा। एंटर गोल्फ क्लब ड्यूज, ये गोल्फ क्लब ड्यूज के लिए ड्यूज का एक वेरिएबल है, डेटा मेंबर है मैनेजर की क्लास के अंदर। तो हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो मैनेजर की क्लास के अंदर जो ड्यूज का वेरिएबल है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। और फिर आपसे कह रहे हैं एंटर नेम ऑफ स्कूल, यानी कि एंटर नेम ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंडेड। तो इसमें लिखा है येल यूनिवर्सिटी का नाम है, यूएस की यूनिवर्सिटी है। और एंटर डिग्री अर्नड एमएस। तो ये जो दो डेटा मेंबर्स हैं यानी कि स्कूल का नाम और डिग्री का नाम, ये बेसिकली आपकी जो स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, जो स्टूडेंट क्लास है ये उसका गेट डेटा फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है, मैनेजर क्लास में अगर हम देख लें तो मैनेजर क्लास के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट क्लास का ना गेट एडीयू फंक्शन कॉल करो। तो ये गेट एडीयू फंक्शन कॉल होगा तो आपसे पूछेगा नेम ऑफ स्कूल एंड हाईएस्ट डिग्री जो आपने अर्न की है वो आप इनपुट कर लो। देन आफ्टर दिस आपको ये मैसेज देगा एंटर डेटा फॉर साइंटिस्ट वन। ठीक है, और साइंटिस्ट क्लास का ना गेट डेटा फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा। तो साइंटिस्ट क्लास के अंदर भी सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें साइंटिस्ट क्लास के अंदर भी अगर आप देखें तो ये जो दो आपको जो आउटपुट्स मिल रहे हैं कि यहां पे कि एंटर लास्ट नेम, एंटर नंबर, ये एक्चुअली एम्प्लॉय क्लास का जो गेट डेटा फंक्शन है उसको कॉल किया जा रहा है फ्रॉम द गेट डेटा फंक्शन ऑफ द साइंटिस्ट क्लास। ठीक है, अगर आप साइंटिस्ट क्लास को पीछे जाके देख लें। और फिर उसके बाद एंटर नंबर ऑफ पब्स, ये आपकी साइंटिस्ट क्लास के अंदर ये जो गेट डेटा फंक्शन है ये उसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखी है। और ये जो लास्ट टू जो आपको ये जो आउटपुट नजर आ रहा है कि एंटर नेम ऑफ द स्कूल, एंटर डिग्री अर्न, ये आपके स्टूडेंट की क्लास के अंदर जो गेट डेटा फंक्शन है ये उसको कॉल किया जा रहा है फ्रॉम द गेट डेटा फंक्शन ऑफ द गेट डेटा फंक्शन ऑफ द साइंटिस्ट क्लास। ठीक है, ये साइंटिस्ट क्लास अगर मैं आपको दिखा दूं तो इसके अंदर ये जो गेट डेटा फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर ये सबसे पहले एम्प्लॉय क्लास का गेट डेटा, फिर आपसे नंबर ऑफ पब्लिकेशंस मांग रहा है, और फिर उसके बाद स्टूडेंट क्लास का गेट edu फंक्शन जो है वो कॉल किया जा रहा है। गेट edu फंक्शन जब चलेगा तो आपसे नेम ऑफ द स्कूल और जो आपकी हाईएस्ट डिग्री अर्नड है वो आपसे मांगेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा एंटर डेटा फॉर लेबरर वन। तो L1 डॉट गेट डेटा, यानी कि लेबरर क्लास का जो ये ऑब्जेक्ट है L1, ये गेट डेटा फंक्शन कॉल कर रहा है। लेकिन अगर हम लेबरर क्लास के अंदर चले जाएं तो लेबरर क्लास तो एम्प्टी है, उसके अंदर तो कोई गेट डेटा नाम का फंक्शन मौजूद नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा कि लेबरर क्लास का जो गेट डेटा फंक्शन है वो एक्चुअली इसकी पेरेंट क्लास का एम्प्लॉय क्लास का गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि एम्प्लॉय क्लास का जो गेट डेटा फंक्शन है वो लेबरर क्लास को भी इनहेरिट हुआ है। तो एम्प्लॉय क्लास का जो गेट डेटा फंक्शन है वो जब चलेगा, ठीक है, तो आपसे लेबरर का लास्ट नेम, उसका नंबर आपसे मांगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपसे लास्ट नेम मांग रहा है और नंबर मांग रहा है, दैट्स इट। फिर उसके बाद ये आपसे कहेगा फिर ये आपसे कहेगा डेटा ऑफ मैनेजर वन। ठीक है, डेटा ऑफ मैनेजर वन, और मैनेजर क्लास का पुट डेटा फंक्शन चलेगा और आपसे ना मैनेजर क्लास का ये जो पुट डेटा फंक्शन है ये चलेगा और आपसे इसी तरीके से ये नेम मांगेगा, नंबर मांगेगा, टाइटल मांगेगा, गोल्फ क्लब के ड्यूज की वैल्यू मांगेगा, स्कूल का नाम मांगेगा और जो डिग्री आपने अर्न की है वो मांगेगा। और इसके बाद आपने ये जो S1 डॉट पुट डेटा है, ये आपका M1 का पुट डेटा फंक्शन है। ठीक है, तो पुट डेटा फंक्शन जो है ये मैनेजर क्लास का पुट डेटा फंक्शन चलाएगा। और पुट डेटा फंक्शन क्या करेगा कि वो आपको ना नेम की वैल्यू, आपको एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू, उसकी टाइटल की वैल्यू, उसकी ड्यूज की वैल्यू, उसके जो लास्ट स्कूल उसने जो अटेंड किया है और जो लास्ट डिग्री उसने जो ली है, ये आपको एज एन आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, मैनेजर क्लास के अंदर इसका जो पुट डेटा फंक्शन है ये सबसे पहले एम्प्लॉय क्लास का पुट डेटा कॉल करेगा फंक्शन। तो एम्प्लॉय क्लास का जो पुट डेटा फंक्शन है वो आपको दिखाएगा कि नेम इसके बराबर है, नंबर एम्प्लॉय का इसके बराबर है, और टाइटल की वैल्यू दिखाएगा, गोल्फ क्लब ड्यूज की वैल्यू दिखाएगा, और फिर ये ना स्टूडेंट क्लास का पुट edu फंक्शन कॉल करेगा। तो स्टूडेंट क्लास का पुट edu फंक्शन जब चलेगा तो वो आपको कहेगा कि स्कूल वेरिएबल की वैल्यू, डिग्री अर्न, डिग्री वेरिएबल की वैल्यू आपको डिस्प्ले करके दे देगा यहां पर आपके इस आउटपुट स्क्रीन के ऊपर।
ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं ये एम्बिग्विटी जो है इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, आप इस प्रोग्राम को जो है वो देख लें, इसको आप कॉपी कर लें, इसका यही इसका आउटपुट होगा। ठीक है, सारा आउटपुट मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम देखते हैं एम्बिग्विटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो टू बेस टू बेस क्लासेस यानी कि टू पेरेंट क्लासेस मे हैव द सेम फंक्शन नेम्स while derived class has no function with that name। आपकी दो पेरेंट, पहले तो ये देख लें मल्टीपल इनहेरिटेंस होती क्या है। मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम यानी कि इनहेरिटेंस की वो हायरार्की जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाती है, जिसके अंदर आपकी आपकी पेरेंट क्लासेस एक से ज्यादा हो। ठीक है, और उससे एक डिराइव क्लास जो है वो डिराइव हुई हुई, या मल्टीपल क्लासेस भी अगर डिराइव हुई हुई हो उन दो या दो से ज्यादा क्लासेस से, तो इसको भी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर आपके पास दो पेरेंट क्लासेस हैं, दोनों पेरेंट क्लासेस के अंदर ना एक फंक्शन है जिसका नाम सेम है। ठीक है, एक फंक्शन है जिसका नाम सेम है और वो दोनों फंक्शंस जो है ना आपकी पेरेंट क्लासेस के अंदर है। तो डिराइव क्लास जब, और डिराइव क्लास में उस नाम का कोई फंक्शन भी नहीं है। लेट्स सपोज ये क्लास है आपकी, क्लास ए, ये आपकी पेरेंट क्लास है। इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है वॉइड शो, रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शन का नाम है शो। और इसमें ये क्या कर रहा है, ये सी आउट पे आपको एक मैसेज दे रहा है क्लास ए, यानी कि आपको जस्ट बता रहा है कि यार ये क्लास ए का शो मेथड है। आपके पास ये दूसरी पेरेंट क्लास है क्लास बी, इसके अंदर भी एक मेथड है शो के नाम से, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, और ये आपको मैसेज दे रहा है क्लास बी, यानी कि आपको बता रहा है कि ये क्लास बी का शो मेथड है। आपकी चाइल्ड क्लास है क्लास सी, उसका एक क्लास सी आपकी चाइल्ड क्लास है, और ये ए और बी दोनों से इनहेरिट हुई हुई है। ठीक है ना। अब आपने मेन क्लास में ना आपने सी क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि डिराइव्ड क्लास का, चाइल्ड क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे सी। और जब ओबीजे सी डॉट शो मैसेज, या ये ओबीजे सी जो ऑब्जेक्ट है, जब ये शो मेथड कॉल करेगा, तो यहां पे ना कंपाइलर आपका आपको एक एरर मैसेज देगा एम्बिग्विटी का। बेसिकली हो ये रहा है, देखें आपकी क्लास ए के अंदर भी एक शो का मेथड है, आपकी क्लास बी में भी शो का मेथड है, जिसकी दोनों की रिटर्न टाइप वॉइड है और दोनों के नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जीरो हैं। अब जब सी क्लास ए को भी इनहेरिट कर रहा है, सी क्लास जब बी को भी इनहेरिट कर रहा है, तो सी क्लास को ये वाला शो मेथड भी इनहेरिट हो जाएगा और ये वाला शो मेथड भी इनहेरिट हो जाएगा। मींस के क्लास सी के अंदर ये जो शो मेथड है इसकी कॉपी भी इसमें मौजूद होगी, और ये जो शो मेथड है इसकी कॉपी भी इसमें मौजूद होगी। तो अब जब सी क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे सी जब शो मेथड को कॉल करेगा, तो कंपाइलर आपको एरर देगा। ठीक है, इसको हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल प्रोग्रामेटिकली हम देख लेते हैं। मैं इसको कर लेता हूं डिस्कार्ड, मैं इस नेटबीन्स सॉरी जो कोड ब्लॉक्स है इसको मैं ओपन कर लेता हूं, और यहां पे मैं देख लेता हूं अगर प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो मैं इसको लिख लूंगा इस प्रोग्राम को। ये तो हमारी वो एम्प्लॉय की क्लास है। चलो इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, प्रोग्राम में बना लेता हूँ। ठीक है, नया प्रोजेक्ट है, कंसोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है, और इसको मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट, और इसको मैं कर लेता हूँ एम्बिग्विटी एम्बिग्विटी प्रॉब्लम 1। मैं अपने इस प्रोजेक्ट फोल्डर में आता हूँ, सोर्सेज मेन डॉट सीपीपी। ठीक है, और ये स्टेटमेंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं एक पेरेंट क्लास बनाता हूँ, क्लास ए। ठीक है, और इसके अंदर मैं पब्लिक मेंबर फंक्शन एक बना लेता हूँ, जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, नाम है उसका शो, और इसमें सी आउट स्टेटमेंट है जी के इनसाइड द शो फंक्शन ऑफ क्लास ए, ताकि जब ये फंक्शन चले तो आपको पता लगे कि आप क्लास ए के शो फंक्शन के अंदर हैं। ठीक है, दैट्स इट। अब इस क्लास के अंदर और कुछ भी नहीं है। फिर एक और क्लास है जी मेरे पास, क्लास बी, और इसके अंदर पब्लिक इसका मेंबर फंक्शन है, पब्लिक मेंबर फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, नाम इसका भी शो है इस मेथड का, और इसमें सी आउट स्टेटमेंट है, और इसके अंदर मैं लिखता हूं बैकस्लैश n इनसाइड द शो फंक्शन ऑफ क्लास बी। दो क्लासेस आपकी बन गई। अब मैं क्लास सी बनाता हूं। ठीक है, क्लास सी कोलन पब्लिक ए कॉमा
पब्लिक बी, यानी कि सी क्लास की ना दो चाइल्ड क्लासेस हैं, ठीक है, और सी क्लास को मैं एम्प्टी छोड़ता हूं, सी क्लास के अंदर मैं कुछ भी नहीं बना रहा, ठीक है ना। तो अब आपकी जो क्लास ए है ये भी सी क्लास की पेरेंट क्लास है, क्लास बी ये भी आपकी सी क्लास की पेरेंट क्लास है। क्लास ए के अंदर भी एक मेथड है वॉइड शो के नाम से, और क्लास बी के अंदर भी वॉइड शो के नाम से मेथड है। मींस कि जब ए क्लास इनहेरिट हो रही है, क्लास सी की पेरेंट क्लास है, क्लास सी की पेरेंट क्लास क्लास बी भी है, तो क्लास सी के अंदर ना ये वाला शो मेथड भी इनहेरिट होगा और ये वाला शो मेथड भी इनहेरिट होगा। अब मैं क्या करता हूं कि मेन क्लास में ना सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, लेट्स सपोज ओबीजे, ठीक है, और मैं यहां पे लिखता हूं ओबीजे डॉट, अब आपको देखें दो ऑप्शंस दे रहा है शो, क्योंकि दो शो मेथड्स जो है ना वो इसको अवेलेबल है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं शो, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को कर लेता हूं सेव, मैं इस प्रोग्राम को कर लेता हूं बिल्ड, तो यहां पे एरर मैसेज आ गया है, और अगर मैं व्यू में जाऊं और लॉग्स के ऊपर क्लिक करूं, यहां पे ये लॉग्स की विंडो ओपन होगी और इसमें मुझे एग्जैक्टली बता देगा कि यार क्या प्रॉब्लम है। लाइन नंबर 29 में एरर है कि रिक्वेस्ट फॉर द मेंबर, यानी कि आप जो मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम शो है, द रिक्वेस्ट फॉर मेंबर शो इज एम्बिगुअस, एम्बिग्विटी है इसके अंदर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कैंडिडेट्स आर वॉइड बी, यानी कि बी क्लास का शो मेथड कॉल कर रहे हो या ए क्लास का शो मेथड कॉल कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो क्लास सी है, आपकी जो क्लास सी है, आपकी जो क्लास सी है उसको बी क्लास का भी शो मेथड इनहेरिट हुआ हुआ है और उसको ए क्लास का भी शो मेथड इनहेरिट हुआ हुआ है। तो कंपाइलर इज कंफ्यूज्ड ओवर हियर कि भाई कौन सा शो मेथड आप कॉल कर रहे हो, मुझे तो नहीं पता। तो इस एम्बिग्विटी को खत्म करने के लिए आप यहां पे एक्सप्लिसिटली बताओगे कि मैं कौन सी क्लास का शो मेथड कॉल कर रहा हूं, ठीक है। वो किस तरीके से आप बताओगे, यहां पे अगर मैं आपको दिखा सकूं ये स्लाइड्स दोबारा, तो ओबीसी ओबीजे सी डॉट शो या ओबीजे डॉट शो, ये तो आपको एम्बिग्विटी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अब आपने लिखना है अपने ऑब्जेक्ट का नाम, दरमियान में डॉट ऑपरेटर है, ठीक है, वो मिसिंग है इसके अंदर, और फिर आप लिखेंगे कि यार क्लास ए का ना शो मेथड कॉल करो, ठीक है। कैसे, स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहां पे। मैं यहां पे लिखूंगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास, ठीक है, मैं लगाऊंगा यहां पे डॉट ऑपरेटर, और मैं लिखूंगा ए क्लास का, और यहां पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाऊंगा, और यहां पे मैं शो लिख दूंगा कि भाई ए क्लास का शो मेथड जो है ना उसको कॉल करो, ठीक है। मेरे पास तो दोनों दोनों क्लासेस की, ए क्लास की भी शो मेथड की कॉपी मौजूद है इस सी क्लास के अंदर, और बी क्लास की भी शो मेथड की कॉपी मौजूद है, तो मैं कहता हूं यार ए क्लास का शो मेथड कॉल करो, ठीक है। अब जब इसको मैं रन करूंगा तो ये मुझे कहेगा कि इनसाइड द शो फंक्शन ऑफ क्लास ए, यानी कि क्लास ए का शो फंक्शन जो है ना मेथड वो चला है। अगर मैं बी क्लास का शो फंक्शन कॉल करना चाहता हूं तो मैं यहां पे एक्सप्लिसिटली लिखूंगा सी क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा, और बी क्लास का शो मेथड कॉल करूंगा, ठीक है, बाय राइटिंग द नेम ऑफ द क्लास विच इज बी क्लास, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के मैं बी क्लास का शो मेथड कॉल करूंगा। मैं इसको कर लेता हूं, बिल्ड कर लेता हूं और मैं इसको रन कर लेता हूं, ठीक है। तो मैसेज आ रहा है इनसाइड द शो फंक्शन ऑफ क्लास बी। तो इस तरीके से ये एम्बिग्विटी तो इस तरीके से खत्म हो गई है, ठीक है ना। चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं कि फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में क्या चीज है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक और एम्बिग्विटी प्रॉब्लम है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी ये जी क्लास ए, इसमें पब्लिक मेंबर फंक्शन है, पब्लिक मेंबर फंक्शन है वॉइड शो के नाम से, ठीक है, वॉइड शो के नाम से सी आउट क्लास ए, ये आपको मैसेज दे रहा है क्लास ए, दैट्स इट। फिर क्लास ए की एक चाइल्ड क्लास है क्लास बी, और क्लास ए की एक और चाइल्ड क्लास है क्लास सी। तीन क्लासेस होगी ना, ए क्लास पेरेंट क्लास है बी की और सी की, और इसके बाद एक डी क्लास है जिसकी पेरेंट क्लासेस हैं बी क्लास और सी क्लास, यानी कि आपकी आपकी हायरार्की कुछ इस किस्म की बनती है, ठीक है, कि क्लास ए है इसमें शो का मेथड है, और शो का मेथड जो है, ये जो क्लास ए है इसकी दो चाइल्ड क्लासेस हैं, क्लास बी भी इसकी चाइल्ड क्लास है, क्लास सी भी इसकी चाइल्ड क्लास है। तो ये जो शो का मेथड इसकी एक कॉपी बी को मिलेगी और एक कॉपी सी को मिलेगी, ठीक है। हालांकि मैंने यहां पे क्लास बी में कोई मेथड नहीं बनाया, क्लास सी के अंदर भी मैंने कोई मेथड नहीं बनाया, ठीक है ना। और जो क्लास डी है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस यहां पे हो रही है, यानी कि क्लास डी की दो पेरेंट क्लासेस हैं, क्लास बी भी इसकी पेरेंट क्लास है, क्लास सी भी इसकी पेरेंट क्लास है, ठीक है। ओके जनाब, तो यहां पे क्लास डी जो है लिखा हुआ है कोलन पब्लिक बी कॉमा पब्लिक सी, मतलब क्लास डी की दो पेरेंट क्लासेस हैं, क्लास बी एंड क्लास सी। अब अगर मैं यहां पे क्लास डी का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है,
ये याद रखें कि ये जो शो का मेथड है ये क्लास बी को भी इनहेरिट हुआ है, ये क्लास सी को भी इनहेरिट हुआ है, ठीक है। और क्लास डी को बी क्लास में इनहेरिटेड शो मेथड है उसकी कॉपी भी इसको इनहेरिट हुई भी है, और क्लास डी को जो क्लास सी के अंदर जो शो मेथड की जो कॉपी है जो कि इसको इनहेरिट हुई भी है, इसकी एक कॉपी क्लास डी के पास भी पड़ी हुई है। तो यहां पर भी एम्बिग्विटी आएगी अगर क्लास डी का जो ऑब्जेक्ट है वो कॉल करता है शो मेथड को, तो वो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, यार क्लास डी के अंदर दो कॉपीज मौजूद हैं, एक बी क्लास से इसको शो का जो मेथड है वो इसको इनहेरिट हुआ है और एक क्लास सी से शो का मेथड इसको इनहेरिट हुआ। हालांकि क्लास बी के अंदर अपना खुद का कोई शो मेथड नहीं है, क्लास सी के अंदर इसका अपना खुद का कोई शो मेथड नहीं है, क्लास बी और क्लास सी के अंदर जो शो मेथड्स इनहेरिट हुए हैं वो खुद ए से इनहेरिट हुए हैं। तो ए से इनहेरिटेड शो मेथड क्लास बी को मिला, ए से इनहेरिटेड शो मेथड क्लास सी को मिला, और क्लास डी को बी के अंदर मौजूद इनहेरिटेड मेथड इसको मिला, और इनहेरिटेड मेथड क्लास सी से क्लास डी को इनहेरिट हुआ। अब जब क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट जब शो मेथड कॉल करेगा तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, यार बी क्लास की जो शो मेथड की कॉपी है जो कि इसको इनहेरिट हुई हुई है उसको कॉल करूं, यानी कि उसके थ्रू मैं शो मेथड को कॉल करूं, या क्लास सी के अंदर जो शो मेथड है जो कि इससे इनहेरिट हुआ है और क्लास सी से वो क्लास डी को इनहेरिट हुआ है, तो उसके थ्रू मैं इस पर्टिकुलर शो मेथड को कॉल करूं। तो यहां पे कंपाइलर आपका कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, मैं यहां पे एक और प्रोजेक्ट बना लेता हूं, ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन है, नेक्स्ट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट टाइटल रख देते हैं जी एम्बिग्विटी प्रॉब्लम 2, इसको फिनिश किया, और यहां पे हम आए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ना डायमंड प्रॉब्लम भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पे अगर आप देखें ना क्लास की जो हायरार्की है ना वो डायमंड शेप की है, इस तरह से, ठीक है, डायमंड शेप बन रही है ना, तो इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम को, इस तरह की हायरार्की के अंदर जो ये जो एम्बिग्विटी का जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको हम डायमंड प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे इस तरह से कर लेता हूँ कि क्लास बनाता हूँ, क्लास ए, ठीक है, क्लास ए के अंदर पब्लिक मेंबर फंक्शन है void show, और इसके अंदर एक मैसेज है सी आउट इनसाइड द शो मेथड ऑफ क्लास ए, दैट्स इट। ये क्लास ए आपकी कंप्लीट। फिर आपने बनाई एक क्लास बी जो कि पब्लिकली इनहेरिट हो रही है क्लास ए से, और क्लास बी के अंदर कुछ भी नहीं है, क्लास सी, ठीक है, क्लास सी कोलन पब्लिक ए, ये भी ए क्लास की चाइल्ड क्लास है, और फिर इसके बाद क्लास डी, ये क्लास बी की, सॉरी कैपिटल बी है, और क्लास सी दोनों से इनहेरिट हो रही है, ठीक है, और इसको भी मैंने एम्प्टी छोड़ दिया है। अब मैं आता हूं और यहां पे मैं जो क्लास डी है उसका ना एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं ओबीजे, और मैं यहां पे लिखता हूं ओबीजे डॉट शो, ठीक है, शो मेथड मैंने इसका डी क्लास का, ठीक है, ये जो आपकी जो डी क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाया और इसका शो मेथड कॉल किया है। तो यहां पे अब मैं इसको कर लेता हूं सेव, मैं इसको कर लेता हूं बिल्ड, स्ट्रेट अवे ये एरर आ गया है, ठीक है, एरर भी देख लें, लॉग्स में चले जाएं, यहां पे लिखा है एरर रिक्वेस्ट फॉर मेंबर शो इज एम्बिगुअस, भाई एम्बिग्विटी है, मैं डी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल कर रहा है शो फंक्शन को, शो फंक्शन जो है वो इधर से भी इनहेरिट हुआ है, यहां से भी इनहेरिट हुआ है क्लास डी के अंदर, क्योंकि क्लास ए इज द पेरेंट क्लास ऑफ बी एंड सी, तो बी में भी शो मेथड पड़ा है, यानी कि इनहेरिट हुआ है, एक कॉपी इसको मिली है, एक कॉपी क्लास सी को मिली है, और डी क्लास को दो कॉपीज मिली हुई है, क्लास बी का शो मेथड जो इनहेरिटेड है ऑलरेडी, और क्लास सी से शो मेथड जो कि ऑलरेडी क्लास सी में इनहेरिटेड है। तो भाई मैं क्लास डी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास ए के शो मेथड को एक्चुअली कॉल कर रहा है, तो वो इस पाथ के थ्रू कॉल करे या इस पाथ के थ्रू कॉल करे, तो यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम को हल करने का तरीका यह है कि हम यहां पर जब हम क्लास बी को जब हम इनहेरिट कर रहे हैं ना, तो यहां पे जस्ट हमने क्या लिखना है, एक वर्चुअल का कीवर्ड लिखना है, वर्चुअल इनहेरिटेंस, ठीक है, और जहां पर भी जो क्लास सी है इधर भी हमने वर्चुअल का यहां पे वर्चुअल एक्चुअली कीवर्ड है, ठीक है, और वर्चुअल इनहेरिटेंस में ये होगा
कि यहाँ पे जो एम्बिग्विटी प्रॉब्लम है ना ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, आपकी ये जो आपकी ये जो डी क्लास है इसमें एम्बिग्विटी का प्रॉब्लम जो है ना वो खत्म हो जाएगा। वैसे तो जब हम इनहेरिट कर रहे होते हैं तो शो मेथड इसको भी इनहेरिट हो रहा था, इसको भी इनहेरिट हो रहा था, और इस इन दोनों क्लासेस की एक कॉपी इसको मिली होती है। लेकिन जब हम वर्चुअल इनहेरिटेंस करते हैं कि क्लास बी जो है वो क्लास ए से इनहेरिट हो रही है और वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रही है, क्लास सी जो कि क्लास ए से इनहेरिट हो रही है लेकिन वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रही है, तो इस केस के अंदर जो आपकी क्लास ए सॉरी क्लास बी और सी का जो चाइल्ड क्लास होगी ना, उसको ये जो शो मेथड इसमें भी मौजूद है इसमें भी मौजूद है, लेकिन इसको ना क्लास डी को एक ही कॉपी असाइन होगी, एक ही कॉपी इसको शो मेथड की मिलेगी। तो अब अगर मैं इसको सेव कर लूं प्रोग्राम को, ठीक है, इसको अब अगर मैं बिल्ड कर लूं तो ये बिल्ड हो गया सक्सेसफुली, और आपका जो एरर था वो एरर भी अब रिमूव हो गया। अब अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो आपका शो मेथड यार यही वाला शो मेथड चलना है, क्योंकि आपकी क्लास ए में तो सॉरी आपकी क्लास बी में तो कोई शो मेथड है नहीं, आपकी क्लास सी में भी कोई शो मेथड नहीं है, इवन आपकी क्लास डी के अंदर भी कोई शो मेथड नहीं है। शो मेथड यही चलना है, लेकिन अब वो एम्बिग्विटी खत्म हो गई है। इसको मैं रन करता हूं तो ये अब आपसे कह रहा है कि इनसाइड द शो मेथड ऑफ क्लास ए, और इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, और डायमंड प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ द एम्बिग्विटी, वो एम्बिग्विटी प्रॉब्लम भी आपका रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। आई होप कि ये प्रॉब्लम एम्बिग्विटी का जो प्रॉब्लम है ये आपको समझ आ गया होगा। ओके जनाब, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं कि हम इसमें आज क्या डिस्कस करेंगे। डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। देयर आर टू वेज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपकी क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं कि आप एक तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए अपनी क्लास के अंदर एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर लिख दें। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस की क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं D1, तो इस केस के अंदर आपकी डिस्टेंस क्लास का ना नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर चलेगा, यानी कि वो कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अगर आपने खुद का कोई नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर अगर नहीं बनाया हुआ तो कंपाइलर आपके लिए एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर खुद से बना देगा, और अगर आपने एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है अपनी क्लास डिस्टेंस के अंदर तो ऑब्वियसली आपका वो जो बनाया हुआ जो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है वो चलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा तरीका है आपकी डिस्टेंस क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट D1 है इसको इनिशियलाइज करने का, कि मल्टी आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर्स या कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स वो अगर आपने बनाए हुए हैं डिस्टेंस की क्लास के अंदर तो उसके थ्रू भी आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये इनिशियलाइज होगा। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि यार ये जो डिस्टेंस क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं, लेट्स सपोज डिस्टेंस क्लास के अंदर दो डेटा मेंबर्स हैं, इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर फीट और फ्लोट टाइप का डेटा मेंबर इंचेस। तो ये जो D1 ऑब्जेक्ट है ना इसके अंदर भी दो डेटा मेंबर्स होंगे, एक का नाम होगा इंटीजर टाइप का फीट और एक होगा फ्लोट टाइप का इंचेस। तो उसकी वैल्यू को ना उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। अगर मैं ये कॉल करता हूं, लेट्स सपोज मैं ये ऑब्जेक्ट बनाता हूं डिस्टेंस क्लास का D2 और इसको मैं ब्रैकेट्स के अंदर ये दो वैल्यूज पास करता हूं 4,5.76, तो ये जो 4 वैल्यू होगी और जो 5.76 वैल्यूज हैं ये दोनों वैल्यूज 4 जो है ये इसके फीट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगी और 5.76 वैल्यू जो है वो इसके इंचेस वेरिएबल के अंदर डेटा मेंबर में जाके स्टोर हो जाएगी, और इसको स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो मल्टी आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर या टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर की होगी। An object can be initialized with another object of the same type, यानी कि आपका डिस्टेंस क्लास का या आपकी क्लास का जो नया ऑब्जेक्ट है उसको आप इनिशियलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब कि ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, लेट्स सपोज आपने लिखा डिस्टेंस D1 इज इक्वल टू D2, मतलब कि आपने D2 को पहले बनाया हुआ है ऑलरेडी। लेट्स सपोज आपने इस तरीके से ये स्टेटमेंट पहले लिख दी है, आपने लिखा है डिस्टेंस D2 और इसको आपने आर्ग्यूमेंट्स पास किए 4,5.76 और नेक्स्ट लाइन में आप लिखते हो डिस्टेंस D1 इज इक्वल टू D2। तो यहां पे ना आपका डिस्टेंस क्लास का ये D1 ऑब्जेक्ट बनेगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फीट और इंचेस की जो वैल्यूज होंगी वो इनिशियलाइज होंगी विद द फीट एंड इंचेस वैल्यूज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट D2, यानी कि D2 के फीट और इंचेस में जो वैल्यूज होंगी वही वैल्यूज आपके D1 के फीट और इंचेस वेरिएबल के अंदर भी वही वैल्यूज होंगी। यानी कि आपका ना यहां पे आप जो है ना बेसिकली D2 क्लास की एक कॉपी, D2 जो आपका सॉरी जो डिस्टेंस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है D2 उसकी आप एक कॉपी बना रहे हो D1। कॉपी मींस कि D2 के फीट और इंचेस की जो वैल्यूज होगी वही D1 के फीट और इंचेस की वैल्यूज होंगी। तो इस सिनारियो में इस केस के अंदर अ डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, ठीक है,
अगर आपने खुद का कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ तो आपके लिए ना डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ना उसको कॉल किया जाएगा। आपका कंपाइलर जो है वो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर whose argument is an object of the same class, यानी कि आपका जो जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो एक आपकी डिस्टेंस क्लास का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होगा जो कि वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होगा, यानी कि इसको एक ही आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे और वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, वो आर्ग्यूमेंट अपनी ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ओके। इफ नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड इन द क्लास देन कंपाइलर एड्स अ डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, कि अगर आपने क्लास में कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन किया हुआ तो कंपाइलर आपके लिए ऐड कर देगा एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। जैसे अगर आपने अपनी क्लास के अंदर अगर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर अगर नहीं बनाया हुआ तो कंपाइलर आपके लिए एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर खुद से बना देगा, डिफाइन कर देगा, जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर आपने अपनी क्लास में कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ तो कंपाइलर आपके लिए एक कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद से बना देगा जिसका आर्ग्यूमेंट की टाइप उसके क्लास ही का ऑब्जेक्ट होगा। तो उसको हम कहेंगे डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो आपके लिए कंपाइलर खुद बनाएगा। व्हेन डिफॉल्ट, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये कब कब इनवोक होगा, ये कब कब चलेगा। ठीक है, कुछ सिचुएशंस है उनमें ये चलेगा। नंबर वन, when object is passed as an argument to a function, जब भी क्लास के किसी मेंबर फंक्शन को हम उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो आपका डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज आपने डिस्टेंस क्लास के तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए d1 d2 d3, और d3 कॉल कर रहा है एड अंडरस्कोर डिस्ट वन, सॉरी d3 ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस क्लास का वो कॉल कर रहा है एड अंडरस्कोर डिस्ट फंक्शन को जो कि डिस्टेंस क्लास का फंक्शन है, और इसको ये पास कर रहा है d1 और d2 एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहां से d1 और d2 पास हो रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, और ऑब्वियसली एड अंडरस्कोर डिस्ट जो फंक्शन होगा इसकी जो डेफिनेशन होगी उसमें d1 और d2 रिसीव होंगे डिस्टेंस टाइप के दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो वहां पे फिर आपका जो है ना ये कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो इन्वोक होगा। ठीक है, क्योंकि आप d1 ऑब्जेक्ट को कॉपी करा रहे हो किसी और डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसी तरीके से d2 को भी, तो आपका डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आपका डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा नंबर टू, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिटर्न्ड बाय वैल्यू। ठीक है, लेट सपोज आपका ये फंक्शन है उसकी प्रोटोटाइप है, यानी कि उसकी उसकी रिटर्न टाइप है डिस्टेंस, उसका नाम है एड अंडरस्कोर डिस्ट, और इसको आप पास कर रहे हो डिस्टेंस टाइप का एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी आपका मेंबर फंक्शन जो है एड अंडरस्कोर डिस्ट, जब भी वो डिस्टेंस टाइप का डिस्टेंस यानी कि इस क्लास टाइप का जब कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो तब भी डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। लेट सपोज आपने लिखा d2 एक ऑब्जेक्ट है, उसका एड अंडरस्कोर डिस्ट फंक्शन आपने कॉल किया और उसको आपने d1 एज एन आर्गुमेंट पास किया। ये एड अंडरस्कोर डिस्ट जो भी काम कर रहा है, लेट सपोज ये d2 के फीट और इंचेस को और d1 के फीट और इंचेस को आपस में ऐड कर रहा है और एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है यहां पे। ठीक है ना, और वो जो ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस क्लास का, चूंकि इसकी रिटर्न टाइप डिस्टेंस है तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस क्लास का ये एक ऑब्जेक्ट लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा उस ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस की वैल्यूज जो है ना वो d3 में आके कॉपी हो जाएंगी। तो यहां पर भी आपका जो है ना वो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। Copy constructor function arguments. The copy constructor is invoked when an object is passed by value to a function. Copy constructor आपका invoke होगा, कॉल होगा, चलेगा जब भी हम किसी फंक्शन को ना ऑब्जेक्ट पास करेंगे बाय वैल्यू। ठीक है, बाय वैल्यू पास करेंगे, बाय रेफरेंस और बाय एड्रेस पास नहीं करेंगे। इट क्रिएट्स द कॉपी ऑफ दैट फंक्शन, इट क्रिएट्स द कॉपी दैट द फंक्शन ऑपरेट्स ऑन, यानी कि फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेट होगा उसके लिए एक कॉपी बन जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। दस इफ द फंक्शन, यानी कि आपका ये फंक्शन है, लेट सपोज वॉइड इसकी रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम है फंक ए, और इसको हम क्लास अल्फा का एक ऑब्जेक्ट हम जो है ना एज एन आर्ग्यूमेंट अगर पास कर रहे हैं ना, तो यहां पे आपका डिफॉल्ट आपका जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर चलना शुरू हो जाएगा, वो इन्वोक हो जाएगा। ठीक है, दस इफ द फंक्शन दिस कॉल्ड बाय द स्टेटमेंट, या आपका अच्छा ये आपकी लेट सपोज फंक्शन की वो है प्रोटोटाइप है, और फंक्शन की डेफिनेशन जब चलेगी तो उसके अंदर आपने लिखा हुआ है फंक आपके फंक्शन का नाम, और उसको आप ना a1 यानी कि मेन फंक्शन से आप कॉल कर रहे हो इस फंक्शन को। ऑब्वियसली फंक्शन जो है ये कॉल होगा क्लास के किसी ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, डॉट ऑपरेटर लगाया हुआ होगा और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। इसको जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट पास करोगे
तो ये A1 ऑब्जेक्ट जो है ना, ये अल्फा, इसकी भी टाइप ऑब्वियसली अल्फा होगी A1 की। तो ये स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट अल्फा टाइप के इस ऑब्जेक्ट ए के अंदर। तो आपका यहां पे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। Then the copy constructor would be invoked to create a copy of the AI object for use by the function, ताकि ये जो A1 ऑब्जेक्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर चलेगा, इन्वोक होगा टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द A1 ऑब्जेक्ट, ताकि A1 ऑब्जेक्ट की कॉपी यहां पे क्रिएट हो जाए। इसकी कॉपी A ऑब्जेक्ट है, तो इसके जो कंटेंट्स होंगे वो इस ऑब्जेक्ट A के अंदर आके क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का ये काम है कि इसके डेटा मेंबर्स के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो A ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स के अंदर क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। Copy constructor is not invoked if the argument is passed by reference or by pointer. In these cases, no copy is created. फंक्शन को ना आप ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास कर रहे हो, या फंक्शन को आप जो है ना ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहे हो, तो इस केस में कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इस केस के अंदर कोई कॉपी क्रिएट होगी ही नहीं ऑब्जेक्ट की। कॉपी कंस्ट्रक्टर फंक्शन रिटर्न वैल्यूज, ठीक है। द कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑल्सो क्रिएट्स अ टेम्पररी ऑब्जेक्ट व्हेन अ वैल्यू, यानी कि एन ऑब्जेक्ट इज रिटर्न्ड फ्रॉम अ फंक्शन। के सपोज आपके पास एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप है अल्फा। अल्फा, लेट सपोज आपके पास कोई क्लास है, ठीक है, और ये फंक्शन जो है इसको आप कॉल इस तरीके से कर रहे हो, एंड दिस फंक्शन वाज कॉल्ड बाय द स्टेटमेंट a2 इज इक्वल टू फंक। ये फंक्शन का नाम है, इस फंक्शन की रिटर्न टाइप अल्फा है। कंसीडर करें कि a2 जो है वो उसकी टाइप, यानी कि उसकी डेटा टाइप अल्फा है, वो अल्फा क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो ये फंक्शन जब चलेगा ना, ये वाला फंक्शन फंक आपका, तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो उस केस के अंदर भी आपका जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर चलेगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मेंबर्स की वैल्यूज इस A2 ऑब्जेक्ट के अंदर आके कॉपी होंगी। द कॉपी कंस्ट्रक्टर वुड बी इन्वोक्ड टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द फंक्शन फंक, एंड दिस वैल्यू वुड बी असाइन्ड टू A2। ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा यहां पे, कॉपी कंस्ट्रक्टर वुड बी इन्वोक्ड टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द वैल्यू रिटर्न्ड बाय फंक्शन, कि यहां पे जो आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ठीक है ना, उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसकी वैल्यूज जो है वो आपके A2 ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं और बात करते हैं हम मेमोरी मैनेजमेंट की। इट इज एन एक्ट ऑफ मैनेजिंग कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने कंप्यूटर की जो रैम है उसको मैनेज कर रहे होते हो, ठीक है। इट प्रोवाइड्स वेज, ये आपको तरीकेकार प्रोवाइड करता है टू डायनामिकली एलोकेट मेमोरी, ताकि आप डायनामिकली जो है वो मेमोरी को एलोकेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर टू द प्रोग्राम्स एट देयर रिक्वेस्ट, एंड फ्रीइंग इट फॉर रीयूज व्हेन नो लॉन्गर नीडेड। और डिलीट के ऑपरेटर के थ्रू आप अपने मेमोरी को रिलीज भी कर सकते हैं। इन C++, न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डायनामिकली एलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी फॉर C++ प्रोग्राम्स। ये हमने पढ़ा हुआ है, हमने डिस्कस भी किया हुआ है न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर, लेकिन यहां पे हम कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लास है जी, उसका नाम है स्ट्रिंग, और उसके प्राइवेट डेटा मेंबर है, एक ही प्राइवेट डेटा मेंबर है, वो आपका कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर है। कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर है, ठीक है। कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर जो है वो बेसिकली एक स्ट्रिंग को पॉइंट करता है। किसको पॉइंट करता है? एक स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा, क्योंकि ये ये जो str जो है आपका, बेसिकली ये आपका पॉइंटर का नाम है, कैरेक्टर उस पॉइंटर की बेसिकली उसकी डेटा टाइप है, और स्टैरिक लगाने से आप क्या कर रहे होते हो, एक यहां पे एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे हो जो कि पॉइंट करेगा एक कैरेक्टर अरे को पॉइंट करेगा। तो कैरेक्टर अरे भी बेसिकली क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। तो ये एक स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा होगा। इसका एक, इस क्लास का जिसका नाम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग विद कैपिटल एस, इसका एक कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे आपके पास, इसको वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हम कहेंगे, क्योंकि इसमें आप एक आर्ग्यूमेंट पास करोगे, इसके अंदर आप कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर पास कर रहे हो, ठीक है। यानी कि इसको ये जो है आपका एक कैरेक्टर अरे को ये पॉइंट कर रहा होगा, और इसके अंदर स्टेटमेंट में हमने लिखा है कि इंटीजर लेंथ इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे इसका फंक्शन है, स्ट्रिंग का फंक्शन है strlen, ये लेंथ फाइंड आउट करेगा। यानी कि इसको ना, जब हम स्ट्रिंग क्लास का जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करेंगे, तो स्ट्रिंग की उस स्ट्रिंग का जो वो स्ट्रिंग जो है उसका बेसिकली ये जो आपका पॉइंटर होगा, वो पॉइंटर उस बेसिकली उस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा होगा जो कि मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो हम फाइंड कर रहे हैं कि उस स्ट्रिंग की क्या लेंथ है।
जो भी लेंथ है, लेट्स सपोज उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं 20 कैरेक्टर्स हैं, तो 21वां कैरेक्टर जो है ना वो उसका आखिरी कैरेक्टर होता है, जो कि नल कैरेक्टर होता है, जो कि ये बताता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो यहां पे कंप्लीट हो गई है। तो उसका उसका लेंथ हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि उसकी क्या लेंथ है। उसकी जितनी भी लेंथ है, ठीक है ना, हम क्या करेंगे कि ये जो आपका जो str जो आपका पॉइंटर है ना, हम इसके थ्रू ना एक न्यू कैरेक्टर अरे बनाएंगे, एक न्यू कैरेक्टर अरे बनाएंगे, और उस न्यू कैरेक्टर अरे के अंदर उसकी जो लेंथ होगी वो होगी लेंथ प्लस वन। भाई आपकी जो ये जो अरे है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपने जो स्ट्रिंग पास किया था ना, उसकी लेंथ तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब उसमें एक एक कैरेक्टर हम मजीद ऐड करेंगे, जो कि आपकी आपका बेसिकली जो लास्ट कैरेक्टर होता है, जो कि नल का कैरेक्टर होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और फिर हम क्या करेंगे कि हम स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज करेंगे, और आपने आपने जो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जो स्ट्रिंग पास किया था, उस स्ट्रिंग के कंटेंट्स हम इस नए स्ट्रिंग के अंदर str के अंदर कॉपी कर लेंगे। और इसके बाद ये इसका डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर के अंदर हम डिलीटिंग स्ट्रिंग का फंक्शन, आप ये जो स्टेटमेंट है ये चलेगी। और इसके बाद ये डिलीट, और जब कैरेक्टर टाइप की या इंटीजर टाइप की या फ्लोट टाइप की जब आप अरे को जब डी एलोकेट कर रहे होते हो उसके लिए मेमोरी, तो आप डिलीट का कीवर्ड लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट नोटेशन लगाएंगे, और str जो कि आपका ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर को आप जो है वो बेसिकली डिलीट कर रहे होंगे, तो आपने जो भी मेमोरी एलोकेट की होगी वो मेमोरी आपकी जो है वो डी एलोकेट हो जाएगी। और यहां पे डिस्प्ले का फंक्शन, जब ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट जब डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेगा, तो आपको जो स्ट्रिंग जो बनाया है आपने, उसके कंटेंट्स आपको यहां पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। मेन फंक्शन है आपका, मेन फंक्शन में आपने लिखा है स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं स्ट्रिंग क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट s1 है, मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता था कि मैं लिख सकता था स्ट्रिंग s1, और ब्रैकेट के अंदर ना मैं डबल कोट्स के अंदर लिख सकता था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ब्रैकेट्स को क्लोज करता और यहां पे सेमीकोलन लगा देता। अच्छा, इस केस के अंदर यहां पे अब आपको समझाना है कि इस केस के अंदर आपका ये जो s1 ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, ये इसकी टाइप है स्ट्रिंग। तो आपका ये जो स्ट्रिंग क्लास है, इसका स्ट्रिंग क्लास का ये वाला कंस्ट्रक्टर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा। ये जो आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो स्ट्रिंग है, ये मेमोरी में कहीं ना कहीं तो पड़ी होगी ना, तो उसका एड्रेस जो है ना, इसका एड्रेस जो है ना, मेमोरी एड्रेस, वो इस पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। यानी कि जो पॉइंटर s है, ठीक है, इसमें इस स्ट्रिंग का एड्रेस आ जाएगा। ये भी बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो भी एक कैरेक्टर अरे ही होती है, तो इसका एड्रेस इसके अंदर आ जाएगा s के अंदर। फिर हम लिख रहे हैं यहां पे इंटीजर लेंथ इज इक्वल टू strlen, यानी कि स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है, और इसके अंदर हम s पास कर रहे हैं। s का मतलब है कि यार वो स्ट्रिंग, यानी कि ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है, जिसका एड्रेस s में पड़ा है, उस स्ट्रिंग की ना लेंथ फाइंड आउट करो। तो उस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग द स्पेस कैरेक्टर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के दरमियान में, वो और इंक्लूडिंग दिस डॉट, ठीक है, जो कि इस डबल कोट्स के अंदर है, इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ना, वो आपकी इस लेंथ नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। फिर हम कह रहे हैं यार str क्या चीज है? str कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर है, जो कि पॉइंट करेगा आपकी मेमोरी के अंदर एक कैरेक्टर टाइप की अरे को, यानी कि जो कि पॉइंट करेगा कैरेक्टर टाइप के आपकी अरे को, यानी कि जो कि पॉइंट करेगा एक स्ट्रिंग को एक्चुअली। तो हम ये कह रहे हैं यार str इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, यानी कि एक मेमोरी के अंदर एक नई कैरेक्टर अरे बनाओ, मेमोरी के अंदर एक नई कैरेक्टर अरे बनाओ, और उस कैरेक्टर अरे का जो साइज होगा ना वो लेंथ प्लस वन होगा। लेंथ, वही लेंथ जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्लस वन का मतलब कि इसके अंदर जो नई अरे जो आप बना रहे हो कैरेक्टर टाइप की, उसके अंदर जो है ना एक कैरेक्टर, यानी कि उसके अंदर उसकी जो साइज है ना वो वन ज्यादा रख दो। वन इसलिए क्योंकि इसका जो आखिरी कैरेक्टर होगा वो \0 होता है, जिसको नल का कैरेक्टर कहते हैं, और वो आपकी अरे का लास्ट कैरेक्टर होगा। फिर इसके बाद हम कह रहे हैं यार कि ये जो अरे है ना, कैरेक्टर अरे, ये वाली कैरेक्टर अरे जिसका एड्रेस इस पॉइंटर में पड़ा है s के अंदर, तो वो बेसिकली ये वाली अरे है जिसमें लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम कह रहे हैं यार इस अरे के कंटेंट्स को इस अरे के अंदर कॉपी करो, इस अरे के अंदर कॉपी करो,
जिसका एड्रेस str में पड़ा है। तो str के अंदर तो ये नई अरे बनी है आपकी, इसके अंदर तो फिलहाल कोई कंटेंट्स नहीं है। तो यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो वैल्यू है ना, वो आपके इस ऑब्जेक्ट के, ये जो आपका s1 ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मौजूद ये जो str जो पॉइंटर है, ठीक है, ये जिस अरे को पॉइंट कर रहा है, उस अरे के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वैल्यू जो है ना, वो स्ट्रिंग जो है ना, वो इसके अंदर कॉपी हो जाएगी। strcpy जो फंक्शन है, इसके दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो है ना, वो कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर होगा, ठीक है, या आपकी कैरेक्टर टाइप की अरे का नाम भी हो सकता है, क्योंकि आपकी अरे का नाम जो है वो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ पॉइंटर एज वेल। अरे का नाम, अरे के नाम के थ्रू आप अपने अरे के बेस एड्रेस को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये जो एस जो पॉइंटर है, ये इस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, मेमोरी के अंदर जो स्ट्रिंग है इसको पॉइंट कर रहा है। तो इस स्ट्रिंग के जो कंटेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर आके या इस अरे के अंदर कैरेक्टर अरे में आके स्टोर हो जाएंगे, जिसका एड्रेस str में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद जब आपका ये सी आउट s1 इज इक्वल टू s1 जो डिस्प्ले का मेथड कॉल करेगा, तो यहां पे हम लिख रहे हैं सी आउट str। तो str बेसिकली आपका एक पॉइंटर है, ठीक है, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है, विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस न्यू कैरेक्टर अरे। और इस नए कैरेक्टर अरे को हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस strcpy फंक्शन। तो आपको ना यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो प्रिंट होके नजर आएगी जब ये s1 डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा, जब ये s1 डॉट डिस्प्ले का फंक्शन चलेगा। तो प्रोग्राम आउटपुट है जी s1 इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके बाद ये आपको डिलीटिंग str का, यानी कि ये जो डिस्ट्रक्टर है, ये डिस्ट्रक्टर चलेगा और आपको ये मैसेज आएगा डिलीटिंग str, और आपका ये जो str है ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये मैसेज इस तरीके से नहीं आएगा, अभी हम इसको देखेंगे। ये मैसेज आपको मिलेगा जब आपका ये मेन फंक्शन जब खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद ये मैसेज आएगा, लेकिन ये मैसेज आपको नजर नहीं आएगा। मैसेज दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेक्निक यूज करेंगे। तो यहां पे क्या होगा कि आपका ये s1 ऑब्जेक्ट जब बनेगा, s1 ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर आपके पास जो है ना, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर वो बन जाएगा। और ये पॉइंटर जो है ना, ये बेसिकली पॉइंट कर रहा होगा इस मेमोरी को, और जिसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखी होगी। ये आपकी यहाँ पे मेमोरी बनी है, एक नया कैरेक्टर अरे आपकी बनी है, ये आपकी वो नई कैरेक्टर अरे है। और इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही क्यों स्टोर हुई है, बिकॉज हमने यहां से इसकी ये जो आपकी कैरेक्टर अरे है, ठीक है, जो कि सॉरी, ये जो आपकी कैरेक्टर अरे है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेमोरी में कहीं ना कहीं बनी होगी, इसको जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, हमने इसके कंटेंट्स को, इस कैरेक्टर अरे को इस नए कैरेक्टर अरे के अंदर कॉपी करवा दिया है। तो इस नए कैरेक्टर अरे के अंदर भी यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टोर होगी, वैल्यू। अच्छा, अभी इसकी प्रोग्रामेटिक एग्जांपल भी देखेंगे। इफ यू अच्छा, प्रॉब्लम इसमें क्या आता है कि इफ यू कॉपी वन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टू अनदर, से विद अ स्टेटमेंट लाइक s2 इज इक्वल टू s1, तो बोथ ऑब्जेक्ट्स नाउ पॉइंट टू द सेम स्ट्रिंग इन द मेमोरी। यानी कि आपने एक s1 ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और आपने s1 ऑब्जेक्ट, जैसे इस केस के अंदर हमने s1 ऑब्जेक्ट यहां पे बनाया, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया s2, ठीक है, आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया s2 और आपने ये स्टेटमेंट लिखी इस तरीके से, ठीक है, कि s2 इज इक्वल टू s1। तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो str जो पॉइंटर है, ये भी इसी स्ट्रिंग को पॉइंट करना शुरू कर देगा, जो कि आपका s1 ऑब्जेक्ट का str पॉइंटर जो है वो जिसको पॉइंट कर रहा है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी, बट इफ यू डिलीट वन स्ट्रिंग, द डिस्ट्रक्टर विल डिलीट द कैरेक्टर पॉइंटर, लीविंग द अदर ऑब्जेक्ट विद एन इनवैलिड पॉइंटर। मतलब ये कि आप अगर लेट सपोज डिलीट कर देते हो, डिलीट कर देते हो, डिलीट की स्टेटमेंट लिख देते हो यार कि ये जो str है ना, s2 के अंदर जो str है इसको डिलीट करो, या s1 के अंदर जो str जो पॉइंटर है इसको डिलीट करो, तो ये पॉइंटर ना सिर्फ डिलीट होगा, बल्कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, मेमोरी में से निकल जाएगी, ये मेमोरी भी डिलीट हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि आपका आपका ये जो s2 ऑब्जेक्ट का जो str जो पॉइंटर है ना, वो स्टिल पॉइंट कर रहा होगा एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, जिसके अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई होगी, ठीक है। तो इसका हल जो है वो अभी तो मैं नहीं बता सकता आपको, हम एक कॉन्सेप्ट है वर्चुअल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, वहां पे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा कि दो आपके str जो पॉइंटर्स हैं, वो अगर एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है,
और एक ऑब्जेक्ट अगर आप जो है ना वो कर देते हो, लेट्स सपोज एक एसटीआर जो है वो अगर आप डिलीट कर देते हो, तो आपका आपका जो दूसरा जो स्ट्रिंग पॉइंटर है वो स्टिल उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन उस मेमोरी लोकेशन के अंदर कोई स्ट्रिंग होगी ही नहीं, गार्बेज वैल्यू होगी, वो आपको डिस्प्ले हो रही होगी। ठीक है, तो इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं वीडियो को पॉज करता हूं और ये जो स्टेटमेंट्स यहां पे लिखी हैं इन स्टेटमेंट्स को मैं क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, और आपको मैं समझा देता हूं कि यहां पे क्या चल रहा है और हम क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को पॉज कर लेता हूं, ये जो कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और फिर उसके बाद मैं वीडियो को दोबारा से रिज्यूम कर लूंगा। ओके जनाब, मैंने प्रोग्राम को कॉपी कर लिया है, यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया है। इसमें मेरे पास जो है वही कोड है, मैंने कोई किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ये आपके पास क्लास है, इसका नाम स्ट्रिंग है, इसमें प्राइवेट डेटा मेंबर है, कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर, यानी कि एक पॉइंटर जो कि कैरेक्टर टाइप की अरे को यानी कि स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा, इसका नाम है str। इसमें और कोई डेटा मेंबर नहीं है। पब्लिक इसका मेंबर फंक्शन आपके पास क्या है, ये स्ट्रिंग या आपकी इसका इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर जो है ना वो एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने इसको पास किया है। ठीक है, अब ये कब चलेगा आपका ये कंस्ट्रक्टर, ऑब्वियसली जब आप मेन फंक्शन के अंदर ये स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखोगे, यानी कि स्ट्रिंग s1, और इस तरीके से ब्रैकेट्स भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो तब भी ना आपका ये स्ट्रिंग क्लास का ये जो कंस्ट्रक्टर है ये चलना शुरू हो जाएगा। और ये जो कंस्ट्रक्टर है बेसिकली यहां तो आप एक स्ट्रिंग पास कर रहे हो बेसिकली, और स्ट्रिंग जो है वो भी बेसिकली एक कैरेक्टर अरे ही होती है। ठीक है, तो ये अरे जो है ये मेमोरी में कहीं ना कहीं तो बनेगी ना, तो उसका जो मेमोरी एड्रेस होगा ना वो इस पॉइंटर के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, एस पॉइंटर के अंदर। ठीक है, और एस पॉइंटर जो है जो कि किसी किसी अरे को अगर पॉइंट कर रहा है, एस पॉइंटर जो है ये कैरेक्टर टाइप की इस अरे को पॉइंट कर रहा है, तो इसके अंदर ना एड्रेस स्टोर हुआ होगा ऑफ द स्टार्टिंग एड्रेस, यानी कि जिसको बेस एड्रेस कहते हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर अरे। तो यहां पे मैं इसकी लेंथ फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है, strlen का फंक्शन है, इसको आप या तो अरे का नाम लिख दो या उस पॉइंटर का नाम लिख दो जो कि उस अरे को पॉइंट कर रहा है, तो तब भी ये उसकी लेंथ जो है ना वो आपको फाइंड आउट करके दे देगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स है ना वो आपको यहां पे रिटर्न करके दे देगा इस लेंथ नाम के वेरिएबल में। और फिर उसके बाद ये आपकी क्लास का डेटा मेंबर है str, जो कि पॉइंटर है, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है। इसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार str इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, यानी कि एक नई कैरेक्टर टाइप की एक नई अरे बनाओ, और उसमें ना लेंथ प्लस वन, यानी कि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली ये जो अरे है इसमें जितने कैरेक्टर्स है ना इससे एक कैरेक्टर ज्यादा उसकी लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा होगा वो भी यही होगा बेसिकली। इस डेटा को मैं कॉपी करने लगा हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैं इसमें कॉपी करूंगा, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर ज्यादा का मतलब ये है कि एक कैरेक्टर उसके लिए जो है ना नल कैरेक्टर के लिए भी एक स्पेस होनी चाहिए, जो कि आपकी अरे का आखिरी कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर अरे का स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर होता है नल कैरेक्टर \0। ठीक है, और इसके बाद मैं ये कर रहा हूं कि मैं स्ट्रिंग को ना कॉपी करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार वो स्ट्रिंग वो कैरेक्टर अरे जिसका एड्रेस जो है ना वो एस में पड़ा है, तो वो बेसिकली ये वाली कैरेक्टर अरे है। ठीक है, ये वाली जो कैरेक्टर अरे है इसके जो कंटेंट्स हैं, इसमें जो कुछ पड़ा हुआ है उसको कॉपी करो उस अरे के अंदर जिसका जिसका एड्रेस जो है वो इस str पॉइंटर के अंदर पड़ा हुआ है। तो str पॉइंटर में तो यहां पे एक न्यू कैरेक्टर टाइप की एक अरे है जो कि एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका स्ट्रिंग है वो इस नई अरे के अंदर str जो कि आपका पॉइंटर भी है, जो कि इसके थ्रू आप इस अरे को जो कि नई कैरेक्टर टाइप की जो अरे आपकी बन रही है उसको आप एक्सेस भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस नेम ऑफ द पॉइंटर। ये आपकी खूबी होती है अरे के अंदर। अरे के केस में इफ अ पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन अरे, चाहे वो कैरेक्टर टाइप की है, चाहे वो इंटीजर टाइप की है, चाहे वो फ्लोट टाइप की है, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो उस अरे को विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंटर, विद द नेम ऑफ दिस पॉइंटर। ठीक है, तो आपने ना क्या किया कि ये जो कैरेक्टर अरे है जिसका एड्रेस एस में पड़ा है, आपने इसके कंटेंट्स को कॉपी कर दिया इस न्यू अरे के अंदर जिसका एड्रेस str में पड़ा है। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो सी आउट s1 इज इक्वल टू और आपने यहां पे आगे लिखा है s1 डॉट डिस्प्ले। तो s1 डॉट डिस्प्ले जब चलेगा तो इसमें आप कह रहे हो यार सी आउट कर दो, क्या सी आउट कर दो str को। str क्या चीज है, str तो आपके पास एक पॉइंटर है, और ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एक नई अरे को, और इस नई अरे के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कैरेक्टर्स हैं वो इसके अंदर स्टोर हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर अरे का
नाम लिख दें या कैरेक्टर अरे का वो जो पॉइंटर है जो कि उस कैरेक्टर अरे को पॉइंट कर रहे हैं, अगर हम उसका भी नाम लिख दें तो ये आपको उसके कंटेंट्स जो है ना वो डिस्प्ले करके दिखा देगा। और इसके बाद ये रिटर्न जीरो स्टेटमेंट है, जो इसका मतलब है कि यार आपका मेन फंक्शन जो है यहां पे खत्म हो जाएगा। तो जब मेन फंक्शन खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका ये जो S1 ऑब्जेक्ट है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो इसके लिए हमने डिस्ट्रक्टर यहां पे बनाया हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कह रहे हैं यार कि ये एक डायनामिकली हम एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी फॉर अ कैरेक्टर अरे, और उसका एड्रेस हम पास कर रहे हैं एसटीआर में, तो इसको हम पे डिलीट भी करेंगे। तो यहां पे डिलीट सबस्क्रिप्ट नोटेशन और आगे अपने पॉइंटर कैरेक्टर अरे को पॉइंट करने वाला पॉइंटर उसका नाम लिखेंगे, तो आपका ये जो एसटीआर जो पॉइंटर है ये भी डिलीट हो जाएगा। यानी कि ये जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी लोकेशन आपकी डिलीट हो जाएगी। तो आपको डिलीटिंग एसटीआर का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं रन करता हूं, इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। तो आपको पहले तो दिखा रहा है S1 इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहां पे S1 इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको डिस्प्ले कर रहा है। ये S1 का डिस्प्ले फंक्शन कैसे कर रहा है वो हम देख चुके हैं। और इसके बाद आखिर में आपका प्रोग्राम खत्म हो गया है, तो ये आखिर में आपको दिखा रहा है डिलीटिंग एसटीआर, यानी कि आपका ये जो डिस्ट्रक्टर है ये डिस्ट्रक्टर यहां पे चलेगा और डिलीटिंग एसटीआर, ये जो मैसेज आपको मिल रहा है ये इससे कंफर्म हो गया कि आपका डिस्ट्रक्टर यहां पे चल रहा है। और जो मेमोरी एलोकेट की थी आपने रन टाइम के ऊपर, वो मेमोरी आपने क्या कर ली, डी एलोकेट कर दी है। ठीक है, अब यहां पे एक प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम स्ट्रिंग से रिलेटेड है। ठीक है, यहां पे मैं इस तरह कर लेता हूं कि यहां पे ना मैं एक सॉरी, यहां पे मैं करली ब्रेसेस लगा देता हूं, और ये जो S1 यानी कि मैं एक स्कोप डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, और इस स्कोप के अंदर मैं एक काम करता हूं कंट्रोल C, बल्कि मैं इससे बाहर ही लिखता हूं इसको, और यहां पे मैं ना एक स्ट्रिंग टाइप का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूं S2। ठीक है, और मैं लिखता हूं S2 इज इक्वल टू S1, और फिर मैं लिखता हूं S2 डॉट डिस्प्ले का फंक्शन। ठीक है, देखते हैं ये मुझे क्या डिस्प्ले करके देगा। लेकिन जब ये जो स्ट्रिंग S2 है ना, ये बना तो मेन फंक्शन के अंदर है, लेकिन इसका स्कोप जो है ना वो लिमिटेड है। इसका स्कोप जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस इन दो करली ब्रेसेस की हद तक है। यहां पे आपका ऑब्वियसली S2 डॉट डिस्प्ले से पहले मैं यहां पे एक और सी आउट स्टेटमेंट भी लिख देता हूं, ताकि आपको पता लगे कि S1 का डिस्प्ले फंक्शन चल रहा है या S2 का डिस्प्ले फंक्शन चल रहा है। तो S2 इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख देता हूं S2 इज इक्वल टू ना सिर्फ ये बल्कि मैं यहाँ पे \n भी लगा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं बिल्ड करता हूँ, और स्ट्रिंग S2 मुझे एरर दे रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो क्या एरर है, इसको देख लेते हैं। नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू, अच्छा ठीक है, इसमें वो नहीं है, इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्चुअली नहीं है, तो ये मुझे एरर दे रहा है। चलो इसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। स्ट्रिंग, ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एंड एस टी आर इज इक्वल टू, इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं नल के साथ। जब भी यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा तो एस टी आर जो है ना वो इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि उसमें नल वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि वो किसी भी कैरेक्टर अरे को या स्ट्रिंग को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। ओके, इसमें फिर इसमें क्या मसला है, मैं इसको देख लेता हूँ। व्यू लॉग्स, नल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। नल जो है वो मेरे ख्याल से कैपिटल लिखना पड़ता है। या चलो इसको हम खाली छोड़ देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है इनिशियलाइज करने की, और इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ। ओके जी, सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। अब क्या होगा देखें, आपका मेन फंक्शन चलेगा, ये स्ट्रिंग S1 एज इट इज उसी तरीके से, और सी आउट S1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका S1 डॉट डिस्प्ले, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और फिर ना स्कोप से बाहर, क्योंकि ये स्कोप जब खत्म हो जाएगा ना तो आपका S2 जो ऑब्जेक्ट है ना वो भी डिलीट हो जाएगा। ये स्कोप जब खत्म होगा तो S2 का डिस्ट्रक्टर चलेगा, वो डिलीट कर देगा इसको, जो S2 है, S2 जब बना है। ठीक है, बल्कि मैं इस तरह कर लेता हूं कि यहां पे मैं स्ट्रिंग S2, और इसको भी मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूं, लेट्स सपोज वेलकम। ये इनिशियली इस स्ट्रिंग को
पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन जब मैं इसमें लिखूंगा ना S2 इज इक्वल टू S1, तो आपका S2 जो है, S2 जो है वो भी इस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा होगा जिस स्ट्रिंग को आपका S1 पॉइंट कर रहा है, या जिसके अंदर ये जो S2 के अंदर देखें आपका जो S1 है, S1 के अंदर ये str पॉइंटर है ना, वो बेसिकली इस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा होगा। जब S2 आपका, जब हम कहेंगे S2 इज इक्वल टू S1, तो S2 ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अंदर जो str पॉइंटर होगा वो भी इसी स्ट्रिंग को पॉइंट करना शुरू कर देगा। और जब ये आपकी ये जो स्कोप है, ये स्कोप जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद तो S2 जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब S2 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जब S2 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, जब S2 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि S2 इसको पॉइंट कर रहा है इसी सेम मेमोरी लोकेशन को जिसको S1 पॉइंट कर रहा है। जब S2 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि S2 के अंदर जो str है जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो जो मेमोरी लोकेशन है जिसको वो पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी लोकेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन S1 जो है वो स्टिल उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा विच इज अनअवेलेबल। तो अब जब हम S1 का स्कोप से बाहर, इस पर्टिकुलर स्कोप से बाहर जब हम इस स्टेटमेंट को दोबारा से लिखेंगे कि भाई S1 का डिस्प्ले कॉल करो, तो वो ना आपको कुछ गार्बेज वैल्यूज डिस्प्ले करके दे रहा होगा, ठीक है। और इस सी आउट स्टेटमेंट यानी कि आउट ऑफ द स्कोप, मैं यहां पे अगर सी आउट स्टेटमेंट में लिख देता हूं कि S2 ऑब्जेक्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ताकि आपको पता हो कि वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसके लिए ऑब्वियसली यहां पे डिस्ट्रक्टर चलेगा और आपको मैसेज भी आएगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूं और इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं। बिल्ड करने के बाद इसको रन कर लेते हैं। ओके जी, यहां पे अच्छा, यहां पे देखें अब यहां पे क्या हो रहा है। मैं जरा इस आउटपुट विंडो को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और मेन फंक्शन आपको दिखाना की कोशिश कर रहा हूं। ओके, S1 इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो पहले भी आपको दिखा रहा था, ठीक है ना। स्ट्रिंग S1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी आउट S1 इज इक्वल टू S1 डॉट डिस्प्ले, कैसे काम कर रहा है उसकी वर्किंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे इसमें एक मेन फंक्शन में आपने एक और स्कोप जो है वो डिफाइन किया और इसके अंदर आपने स्ट्रिंग टाइप का एक और ऑब्जेक्ट बनाया S2, जो कि इनिशियली इस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा था, वेलकम को। लेकिन मैंने कहा नहीं जी, S2 इज इक्वल टू S1, कि S1 जिस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, यानी कि S1 के अंदर जो str पॉइंटर है वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पॉइंट कर रहा है, तो आपके पास भी जो str पॉइंटर है दैट शुड आल्सो पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इन द मेमोरी विच इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया और इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट आपकी चलेगी S2। तो S2 का जो डिस्प्ले फंक्शन चलेगा, S2 का जब डिस्प्ले फंक्शन चलेगा तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको प्रिंट करके देगा, बिकॉज ये वाला जो स्ट्रिंग है इसको ना सिर्फ S1 का str पॉइंटर पॉइंट कर रहा है बल्कि इसको S2 का भी str पॉइंटर जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। और जब ये स्कोप खत्म हो जाएगा, जब ये स्कोप खत्म हो जाएगा तो आपका S2 जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको ये यहां पे S2 ना सिर्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगा बल्कि S2 के अंदर जो डिस्ट्रक्टर है, आपके स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो डिस्ट्रक्टर है वो डिस्ट्रक्टर चलना शुरू हो जाएगा, आपको डिलीटिंग str का मैसेज आएगा। और यहां पे हमने ये भी लिखा है कि यार डिलीट कर दो str को, यानी कि S2 जो ऑब्जेक्ट है उसका जो str पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन को, उस पॉइंटर को डिस्ट्रॉय कर दो, उस पॉइंटर को डिलीट कर दो। और पॉइंटर डिलीट होगा ना तो ये मेमोरी लोकेशन भी डिलीट हो जाएगी, ये भी मेमोरी लोकेशन भी आपकी जो है वो डीएलोकेट हो जाएगी। अब जब आप स्कोप से बाहर निकलोगे, सी आउट स्टेटमेंट आपकी चलेगी और यहां पे लिखा है S2 ऑब्जेक्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यहां पे मैसेज आया S2 ऑब्जेक्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड और इसके बाद ये लिखा हुआ है S1, यहां पे मैं \n लगा देता हूं, ठीक है। और मैं इस प्रोग्राम को रोक के इसको बंद कर लेता हूं, इसको मैं दोबारा से बिल्ड कर लेता हूं और इसको मैं अब दोबारा से रन करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ओके, यहां पे आपको कह रहा है S2 ऑब्जेक्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, यानी कि इस मेन फंक्शन के अंदर स्कोप से बाहर ये मैसेज चलेगा ऑब्जेक्ट S2 ऑब्जेक्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। और उसके बाद जो है ना लिखा हुआ है S1 इज इक्वल टू, और यहां पे कुछ गार्बेज वैल्यू दिखाई दे रही है क्योंकि आप S1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले का फंक्शन जब चलेगा तो डिस्प्ले का फंक्शन कह रहा है कि str को डिस्प्ले करो। भाई str तो आपके इस S1 का जो str है वो तो पॉइंट कर रहा था इस मेमोरी लोकेशन को, या इस मेमोरी लोकेशन को, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो अब क्या डिस्प्ले आपका चलेगा, वो आपको बेसिकली एक गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले करके देगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रिंग जिस
मेमोरी लोकेशन में पड़ी हुई थी, वो मेमोरी लोकेशन डिलीट हो चुकी है, ठीक है। और यहां पे अब ऑब्वियसली जब आपका ये प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा तो आपको यहां पे डिलीटिंग एसटीआर ये मैसेज दोबारा मिलेगा, क्योंकि आपका मेन फंक्शन यहां पे खत्म हो रहा है, यानी कि जो S1 जिस स्कोप के अंदर डिफाइंड था वो स्कोप खत्म हो रहा है, तो उसके लिए भी डिस्ट्रक्टर चलेगा और आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जी पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स। A pointer can point to objects as well as to simple data types and array। के पॉइंटर जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स को भी पॉइंट कर सकता है ऑफ अ क्लास, और पॉइंटर जो है वो आपके सिंपल डेटा टाइप्स और सिंपल आपकी अरे को भी पॉइंट कर सकता है। लेट्स सपोज आपके पास डिस्टेंस की क्लास है, हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, हमें पता है डिस्टेंस के अंदर फीट और इंचेस की वैल्यूज होती हैं। हमने डिस्टेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डिस्ट, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा और वो फीट की वैल्यू 0 और इंचेस की वैल्यू को 0.0 कर देगा। अब डिस्ट का हमने गेट डिस्ट फंक्शन चलाया, तो गेट डिस्ट फंक्शन आपसे कह रहा है कि एंटर फीट एंटर इंचेस, आपने फीट की वैल्यू अगर 5 दी है तो इस डिस्ट, यहाँ पे डिस्ट 1 लिखा हुआ है, बेसिकली इट इज डिस्ट ऑब्जेक्ट, तो इसके फीट वेरिएबल में वो 5 डाल देगा। और आपने अगर इंचेस की वैल्यू अगर 6.5 दी है तो इसके अंदर 6.5 वैल्यू डाल देगा। और इसके बाद जब हम इसको शो करेंगे, जब हम डिस्ट का इस ऑब्जेक्ट डिस्ट का जब शो डिस्ट फंक्शन जब चलाएंगे तो आपको फीट और इंचेस की वैल्यू 5 और 6.5 डिस्प्ले करके देगा। इसी तरीके से डिस्टेंस टाइप का आपने एक पॉइंटर बनाया है जिसका नाम है डिस्ट पीटीआर, और ये पॉइंट करेगा डिस्टेंस क्लास के एक नए ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो आपका ये पॉइंटर बनेगा मेमोरी के अंदर, ये भी जारी सी बात है स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। इस पॉइंटर का नाम है डिस्ट पीटीआर। और यहां पे अगर आप स्टेटमेंट लिखते हो ना डिस्ट पीटीआर इज इक्वल टू न्यू डिस्टेंस, तो ये पॉइंटर जो है ना पॉइंट करना शुरू कर देगा मेमोरी लोकेशन के अंदर एक नए ऑब्जेक्ट को ऑफ द डिस्टेंस क्लास, जिसके फीट और इंचेस में 0 वैल्यू पड़ी होगी, क्योंकि यहां पे आपने इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहां पे चला होगा। और ये पॉइंटर जो है ना वो इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ये पॉइंटर इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब इसके अंदर अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि यहां पे जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था ना उसका तो नेम था बाकायदा डिस्ट, आपने लिखा डिस्ट डॉट गेट डिस्ट। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका अगर आपने गेट डिस्ट फंक्शन कॉल करना है तो वो आप इस पॉइंटर के थ्रू कॉल करेंगे, यानी कि अगर आप लिखोगे डिस्ट पीटीआर, पॉइंटर का नाम, एरो ऑपरेटर और गेट डिस्ट का फंक्शन, आपने लेट सपोज गेट डिस्ट का फंक्शन चला, तो गेट डिस्ट का फंक्शन क्या करता है, आपसे फीट और इंचेस की वैल्यू मांगेगा। फीट और इंचेस की वैल्यू आपने दी, फीट की वैल्यू 8 दे दी, इंचेस की वैल्यू आपने दे दी लेट सपोज 8.56, तो ये वैल्यू जो है ना इस नए ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस में ले जाके स्टोर कर देगा। इन वैल्यूज को अगर आपने शो करना है तो अगर आपका डिस्ट 1 ऑब्जेक्ट है तो आप उसके साथ लिखोगे डिस्ट 1 डॉट शो डिस्ट, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम तो कोई नहीं है, ये तो एक नया ऑब्जेक्ट है और इसको पॉइंट कर रहा है आपका ये पॉइंटर जिसका नाम है डिस्ट पीटीआर। तो इसके लिए आप जब शो डिस्ट का फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो वो भी एरो ऑपरेटर के थ्रू हम कॉल करेंगे, अपने पॉइंटर का नाम लिखेंगे, एरो ऑपरेटर शो डिस्ट, उसका फंक्शन कॉल होगा और आपकी फीट की वैल्यू और इंचेस की वैल्यू आपको डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो पहला नेक्स्ट क्लास के अंदर जो पहली चीज हम पढ़ेंगे वो यही पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स क्लास, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स का जो टॉपिक है ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी अगर आज डिस्कस कर ली तो आपकी वीडियो लेक्चर जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी होगी, मजीद लेंथी हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसको भी हम देखेंगे, इसकी भी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्टेंस क्लास का हमने अरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर किए हैं। अरे ऑफ पॉइंटर का मतलब है कि यार एक अरे बनेगी जिसका नाम डी होगा, उसके अंदर 3 लोकेशंस होंगी और हर लोकेशन के ऊपर एक पॉइंटर स्टोर होगा, हर लोकेशन के ऊपर एक पॉइंटर स्टोर होगा जो कि डिस्टेंस क्लास के किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। 3 पॉइंटर्स यहां पे बनेंगे, ठीक है ना, इस लोकेशन पे भी, यानी कि डी ऑफ 0, डी ऑफ 1, डी ऑफ 2, 3 पॉइंटर्स इसके अंदर बनेंगे और हर पॉइंटर जो है वो आपके डिस्टेंस क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। कैसे पॉइंट करेगा जी, पहली चीज तो ये कि यार ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन जो है ना ये 4 बाइट्स की होगी, ठीक है, 4 बाइट्स की लोकेशन होगी, इसमें पॉइंटर होगा आपका, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे डी ऑफ 0 इज इक्वल टू न्यू डिस्टेंस, मतलब कि यार ये जो लोकेशन है ना डी ऑफ 0 इज दिस लोकेशन, इस पे भी एक पॉइंटर पड़ा हुआ है, इसमें भी पॉइंटर पड़ा हुआ है, इसमें भी पॉइंटर पड़ा हुआ है। ये पॉइंटर जो है ये भी डिस्टेंस टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ये भी ये और ये भी। तो जो पहला आपका जो लोकेशन है D0, अगर मैं लिखूं D ऑफ 0, यानी कि आपका ये जो अरे है डी अरे इसकी 0th लोकेशन पे हम आगे लिख रहे हैं इज इक्वल टू न्यू डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस क्लास का हम एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसको पॉइंट करेगा ये वाला पॉइंटर जो कि आपके इस अरे ऑफ पॉइंटर की 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है,
ठीक है। तो आपका डिस्टेंस क्लास का ऑब्वियसली एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। उसके फीट और इंचेस में 0 0 वैल्यूज होंगी, बिकॉज ये आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और इस लोकेशन के ऊपर जो पॉइंटर पड़ा होगा वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा। इसी तरीके से d1 इज इक्वल टू न्यू डिस्टेंस, आपका एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी के अंदर, और ये जो पॉइंटर होगा ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि आपने लिखा है d ऑफ 1, d ऑफ 2 इज इक्वल टू न्यू डिस्टेंस, आपकी डिस्टेंस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और इसको पॉइंट कर रहा होगा आपका ये वाला इस लोकेशन पे पड़ा हुआ पॉइंटर, वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। अगर आपने इसके शो डिस्ट और गेट डिस्ट फंक्शंस को कॉल करना है तो वो कैसे करेंगे, आप लिखोगे लेट्स सपोज d ऑफ 0 एरो ऑपरेटर सेट डिस्ट का फंक्शन। सेट डिस्ट का फंक्शन क्या करता है कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्लास का वो ऑब्जेक्ट जिसको पॉइंट कर रहा है वो पॉइंटर जो कि अरे के 0th इंडेक्स पे पड़ा है, भाई 0th इंडेक्स पे तो ये पॉइंटर पड़ा है और ये पॉइंटर इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो इसके थ्रू आप इस सेट डिस्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और आप उसको भिजवा रहे हैं 7 और 5.6। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस के अंदर 7 और 5.6 वैल्यूज जो है वो स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। और d ऑफ 0 का शो डिस्ट फंक्शन जब चलेगा तो आपका वो ऑब्जेक्ट जिसका एड्रेस आपकी इस अरे के इस लोकेशन में पड़ा हुआ है, इस लोकेशन में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो बेसिकली ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसके फीट और इंचेस की वैल्यूज आपको क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। आई बिलीव इट इज इनफ फॉर टुडे। ये वाला जो प्रोग्राम है और इवन जो लास्ट स्लाइड के ऊपर जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, इन दोनों प्रोग्राम्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो आज की वीडियो लेक्चर है वो भी बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है। इट इज इनफ फॉर टुडे, आई बिलीव इट इज इनफ फॉर टुडे, ठीक है। तो इसको करते हैं कंक्लूड, एंड आई बिलीव कि यू ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल जिसका नाम है कोड विद फैसल। उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस पर कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ जी, अल्लाह हाफिज।